बैठ के बोलूँगा, पेज पलटने में आसानी होगी। तो कहाँ हमको लगता है कि एक लंबी छलांग का अवसर है, कहाँ हमको लगता और हमारी जीने की दुनिया शिफ्ट हो सकती है, काफ़ी स्पेस है अभी अपने आप को आगे बढ़ाने की। तो पहले 1-2 दिन में हमने जिंदा रहने और जीने की बात की। इसमें मानव दो तरीके से सुख की प्राप्ति करने की कोशिश करता है। एक तो इंद्रियों से, एक सम्मान और पहचान से। इंद्रियों से किया सुख प्राप्त जो हम करने की कोशिश करते हैं वो क्षणिक होता है, उसमें इनपुट ज़्यादा होता है, आउटपुट कम होता है, उसमें डिपेंडेंस क्रिएट होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं उससे रेगुलेट होता है। और जो पहचान हम अपनी समझते हैं वो रूप, बल, धन, पद से समझते हैं। उसमें अस्थायी चीज़ें हैं, ऊपर नीचे होंगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, कंपैरिजन हो सकता है। तो अब हमें जो सम्मान और पहचान चाहिए वो चाहिए स्थायी, लेकिन हम जब अस्थायी चीज़ों में उसको ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दुख भी आता है, सुख भी आता है। फिर अच्छा, इसमें जिंदा रहने में 2 स्थिति होती हैं, संवेदनहीनता और संवेदनशीलता। संवेदनहीनता हो गई जब हम अपना सुख अपने लोगों के आगे रखते हैं, बाकी लोगों को दुख हो उससे हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। संवेदनशीलता में हम दूसरे लोगों को जिंदा रहने के धरातल पर सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको सुख देने की कोशिश करते हैं। उसमें भी जीना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेटर है संवेदनशीलता। फिर हमने जीने की बात की, जिसमें हमने देखा कि स्वयं के प्रति विश्वास ही जीना है। और ये विश्वास ईगो नहीं है, ये विश्वास भाव और विचार की स्थिरता से आता है। उसके आगे हमने सारी जो बातें की वो भाव और विचार की स्थिरता की तरफ जाने के लिए की। और इसमें हमने देखा कि भाव क्या है, भाव की स्वीकृति है। भाव मतलब होना, जो है जैसा है उसको स्वीकारना। तो जिसको हम स्वीकार लेते हैं वो हमारा भाव हो जाता है। तो भाव विचार अगर हमेशा सुखदायी चाहिए तो फिर इन्फर होता है कि जो जैसा है उसको स्वीकार लेंगे तो भाव और विचार हमेशा सुखदायी हो जाएगा। अब स्वीकार हम तभी कर पाएंगे जब हमें उसकी समझ होगी, जब हम उसकी व्यवस्था को समझेंगे। एक और चीज़ हमने देखी थी इसमें कि गरीबी, अमीरी और समृद्धि में डिफरेंस एक नोट किया, जिसमें गरीबी में साधन नहीं है और उसका एहसास भी है कि नहीं है, कमी है कुछ। अमीरी में हमने देखा कि साधन है लेकिन फिर भी कमी का एहसास है। और समृद्धि में हमने देखा कि साधन संपन्न है, जितने चाहिए उतने हैं या आवश्यकता से ज़्यादा का एहसास है। और फिर तीसरे दिन हमने अगेन तो एक प्रकृति स्वयं में व्यवस्थित है, इंटरडिपेंडेंस है उसके अंदर, कोएग्जिस्टेंस है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। हर इकाई जो है छोटी से छोटी वो स्वयं में व्यवस्थित है और कंप्लीट में भी उसका एक सेट रोल है। और जितनी भी व्यवस्था है वो हम देखते हैं कि वो नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे नहीं है। फिर हमने अपने सिस्टम्स जो हमने मानव ने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जिस तरीके से हम अपना व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं वो देखते हैं, तो वो हम ऊपर से नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जो अगर ऊपर ही अनियंत्रण होगा तो वो नीचे तक जा नहीं सकता कि वो नीचे की चीज़ों को नियंत्रित कर लें। तो ये देखा हमने। उसके बाद थोड़ा सा मन पे चर्चा की कि समझने के लिए मानव की व्यवस्था को हम मन की तरफ देखते हैं। मन पे जब हम देखते हैं तो उसमें मानते हैं हम कुछ चीज़ों को। अगर हम बिना जाने मानते हैं, जो हम आज तक अगर करते हुए आए हैं, ऐसा सोचें, या सारे जो हमारे सिस्टम है वो उसी बेसिस पे चल रहे हैं, तो उसमें हम भय, प्रलोभन, आस्था के थ्रू सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो हम खुद हों, चाहे हमारा परिवार हो, एजुकेशन भी ऐसे ही चलता है, राज्य भी ऐसे ही चलता है, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं सब इसी प्रकार से चलती हैं। इसमें हमने देखा कि सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो संस्थाएं हैं, हम सब समाज के लिए होने चाहिए, लेकिन
हम लोग समाज से कुछ पाना चाहते हैं और उस तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हैं। फिर क्योंकि सुख स्वीकृति में है, स्वीकृति व्यवस्था को समझने में है, समाधान में है, तो हमें समाधान चाहिए मानव का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का। तो इन सब में जो व्यवस्था है उसको समझना है। तो फिर हमने मानव में व्यवस्था को समझने की कोशिश की। अगर हमें किसी भी चीज़ को समझना हो, गाड़ी है, पेट्रोल पंप पे जाती है, पेट्रोल वो सामने वाला पूछता है भाई इसमें पेट्रोल जाएगा या डीजल, तो किसी भी चीज़ को समझना हो तो उसकी आवश्यकता क्या है हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मानव की आवश्यकताएं हमें लगता है असीम हैं और साधन हमें पढ़ाया गया है कि भाई सीमित हैं। बट हमने कल ऐसा देखा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं। भौतिक दुनिया में अगर हम देखेंगे तो जो मानव की आवश्यकताएं हैं वो निश्चित हैं और जो साधन है वो भी पर्याप्त है। सबको जितना चाहिए वो मिल सकता है। और अगर हम भाव की तरफ देखेंगे तो उसमें मानव की आवश्यकताएं असीम हैं, लेकिन जो साधन है वो भी असीम है। तो जब हमें साधन सीमित लगते हैं तो उसमें असुरक्षा आती है, असुरक्षा से भय आता है, भय से संग्रह करने की कोशिश करते हैं, फिर हम चीज़ों का शोषण करते हैं, शोषण से विरोध होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वॉर होता है, युद्ध होता है, और युद्ध से वापस से असुरक्षा क्रिएट होती है। तो हम एक विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं इस टाइम पे, क्योंकि हमें लगता है कि साधन सीमित है और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। तो और ये जो डिस्कनेक्ट आ रहा है वो असीम आवश्यकताएं और साधन सीमित का, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम भौतिक आवश्यकताओं से सम्मान, जैसे सामान से सम्मान ढूंढ रहे हैं, सुविधा से सुख ढूंढ रहे हैं, तो असीम चीज़ें ढूंढ रहे हैं सीमित चीज़ों से। जबकि हमें समझना होगा कि जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो निश्चित हैं। रोटी कपड़ा मकान से अगर हम सम्मान ढूंढेंगे तो वो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, बड़े से बड़ा मकान चाहिए होगा, किसी और ने और बड़ा बना लिया तो हमें बहुत दिक्कत होगी, फिर हम उससे भी बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन 4 कमरे में अगर मतलब आप रहते हो, 8 कमरे चाहिए तो ठीक है, 8 कमरे तक जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी से सम्मान मिलेगा अगर हम उसको 500 कमरे कर लें। तो ये चीज़ की समझ आई थोड़ी सी कि समान और सम्मान में रिलेशन नहीं है, सुविधा और सुख में रिलेशन नहीं है। तो इसमें हमने एक और चीज़ देखी कि हमें जो रहना है, भौतिक दुनिया में रहना है, तो वो अलग से हमें उसके लिए श्रम करना पड़ेगा। अगर भाव की जो हमें सारी रिक्वायरमेंट है तो उसमें अलग से, मतलब दोनों का इंटरकनेक्ट नहीं है कोई भी। ना भाव से हमें भौतिक चीज़ें मिल सकती हैं, ना भौतिक चीज़ों से भाव में हम तरक्की कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि श्रम से समृद्धि मिलेगी। हम श्रम करेंगे, कुछ ना कुछ देंगे आगे सोसाइटी को, तो हमें सामने से आवश्यकता से अधिक की भौतिक की चीज़ें मिलेंगी सर। और सुख में समाधान से सुख मिलेगा, ये तो हमें आइडिया है ही। सुख में सुख से सुविधा नहीं मिलेगी। हम खुश रहेंगे तो ऐसा नहीं है पेट भर जाएगा, पेट भरने के लिए फिर भी खाना चाहिए ही। तो एंडिंग हमने इस पे की कि साइक्लिक इकोनॉमिक्स की बात की हमने कि मानव की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो निश्चित हैं, साधन पर्याप्त हैं। हर मानव में आवश्यकता से अधिक उपदान करने की क्षमता भी है। ये भी हमने कुछ एग्जाम्पल से देखा। हर परिवार जो है समृद्धि पूर्वक जी सकता है। तो क्योंकि हम आवश्यकता से अधिक उपदान कर सकते हैं, मानव की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो निश्चित हैं, तो हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है। और फिर भाव की तरफ जब हमने देखा तो मानव की भावनात्मक आवश्यकताएं असीम हैं। समाधान में सुख है, तो समाधान में जब सुख है, सुख असीम चाहिए, तो समाधान भी कंप्लीट चाहिए। अब हर मानव में समझने की क्षमता भी असीम है, तो हर मानव निरंतर सुख पूर्वक जी सकता है। ये हमने देखा। आज हिंदी दिवस तो हम मना रहे हैं। बहुत बढ़िया।
हाँ जी, तो ये एक रहा कि जो एक ब्रीफ जो कुछ हमने पिछले 2-3 दिन में कवर किया उसको इन्होंने कहने की कोशिश की। ब्रीफ में एक बार कल दिन भर में जो कुछ भी व्यक्तिगत उपलब्धि हुई उसकी 2-4 शेयरिंग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, कल दिन भर में व्यक्तिगत उपलब्धि क्या हुई और कोई कंफ्यूजन है वो भी बोल ही सकते। समझ तो यही बनी कि मैं हूँ शरीर में, मैं शरीर नहीं हूँ, ये समझ बनी। शरीर में भी नहीं हूँ, शरीर के साथ हूँ। हाँ, और सुख मैंने सुख को भी समझा कि सुख मने अक्षक है, मने इंद्रियों का स्वस्थ होना ही सुख है। जो हमारे प्रतिकूल है वो दुख। तो सुख शरीर के लिए है और आनंद अभी हो जाएगी। इसको और अपन ठीक करेंगे कि बेसिकली जैसा आपने शुरू किया कि मैं हूँ और शरीर है, ये दो अलग अलग वास्तविकता है। धीरे से ये भी समझेंगे कि ये शरीर माँ बाप से पैदा हुआ है, मैं माँ बाप से पैदा नहीं हुआ। मैं एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंस हूँ, मैं प्रकृति सहज इकाई हूँ। शरीर में रहते हुए भी शरीर को टच नहीं करता हूँ, इसको आगे समझेंगे। वो डिस्टेंस बना ही रहता है। और फाइनली शरीर को चलाने वाला मैं हूँ। आज इस पे चर्चा करेंगे कि शरीर कुछ बोलता नहीं है, शरीर कुछ चाहता नहीं है, शरीर कुछ करता नहीं है। मैं शरीर से कराता हूँ। जैसे रोबोटिक्स रहता है ना, तो बेसिकली हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा रोबोट काम करता है। तो शरीर शुद्ध रूप से एक हार्डवेयर है, बायोलॉजिकल हार्डवेयर है। और शरीर से स्वाद लेने वाला भी मैं हूँ। चाय का स्वाद मैं ही लेता हूँ, आहार निद्रा भय और प्रजनन का स्वाद मैं ही लेता हूँ। ठीक है, शरीर स्वाद नहीं लेता है, जीव स्वाद नहीं लेती है। ठीक है, तो ऐसा हमारी क्लैरिटी बनेगी। तो जितना ये क्लैरिटी बनता जाएगा उतना ही हमारी आवश्यकताओं की क्लैरिटी, आवश्यकताओं को पूरा करने की क्लैरिटी और उसमें दूसरे को परेशान ना करने की क्लैरिटी, ये तीनों एक साथ बनना शुरू हो जाएगा। और ये भी बोलिए आप बोलिए। ये भी समझ बनी कि मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ। हाँ, जो चाहता हूँ वो देना शुरू करूँ मेरे। हाँ, जो चाहता हूँ वो देना शुरू करूँ, या जो चाहता हूँ कम से कम उसको पाने के लिए, यदि नहीं है तो उसको पाने के लिए प्रयास करूंगा। चलिए, काफी बढ़िया रहा। यदि एक लाइन अभी बोले तो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? जोर से तो बोलो। शिविर बंद करते हैं वही ठीक है। कल दिन भर चर्चा करके यही समझ में आया, रोटी, कपड़ा, मकान मानव की मूलभूत आवश्यकता है कि शरीर की मूलभूत आवश्यकता है? और शरीर और मैं में मूल कौन है? मैं हूं। तो मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? ज्ञान, समाधान, सुख। तो मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। पूरी एजुकेशन सर के बल, यदि बेसिकली जो माइंडसेट वाली चीजें हैं, जो हमारी मानसिकता बनाती हैं, उसको अर्थशास्त्र बोले, मनोविज्ञान बोले, समाजशास्त्र बोले, है ना, ये तमाम चीजें सर के बल खड़ी। हमको वो पढ़ाया जा रहा है जो नहीं है। सारी जिंदगी मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो मानव की मूलभूत आवश्यकता ज्ञान है ना। हमने पहले भी चर्चा किया है, बच्चा 2 साल का होता है, वो ज्यादा समय खाने की चीज मांगता है कि ज्यादा समय क्वेश्चन करता है? 2 साल का बच्चा ज्यादा समय क्वेश्चन करता है। इससे 2 साल के बच्चे को देख के समझ में आता है कि ज्ञान उसकी ज्यादा बड़ी आवश्यकता है, खाना उसकी सीमित आवश्यकता है। तो शरीर की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। मेरी मूलभूत आवश्यकता ज्ञान है। यदि मेरी और शरीर की बात करेंगे तो बेसिकली मेरी आवश्यकता मूल है, क्योंकि शरीर को चलाने वाला मैं हूँ। मेरा मन करेगा पंखे से लटका सकता हूँ, मेरा मन करेगा शरीर को पटरी पर रख सकता हूँ, मेरा मन करेगा उसको हिमालय पर रख सकता हूँ, मेरा मन करेगा उसमें जहर डाल सकता हूँ, अमृत डाल सकता हूँ। मेरी चॉइस है। आज भी मेरी चॉइस है और कल जागृत हो जाता हूँ, समझदार हो जाता हूँ, तब भी मेरी चॉइस है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा शरीर को चलाता हूँ। इसलिए अब हमारा ध्यान इस बात पे जाता है, जब रॉबिन्स ये कहता है कि आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित हैं, तो बेसिकली रॉबिन्स को मानव समझ में आया कि नहीं आया?
रॉबिन्स को मानव समझ में नहीं आया। मानव की सीमित आवश्यकताएं, जीवन की असीमित आवश्यकताएं, दोनों को मिलाया तो असीमित आवश्यकता हो गई। शरीर और जीवन को लेके यदि क्लैरिटी नहीं है, जीवन जब हम बोल रहे हैं तो बेसिकली भाव वाले पार्ट को बोल रहे हैं, मन वाले पार्ट को बोल रहे हैं, है ना, उसको और क्लियर कर लेंगे। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं। अब तक हम आत्मा बोल रहे थे, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मा उतरती नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में विवाह तो आत्माओं का मिलन है, वो होते समय शरीर का मिलन होता है, आत्मा तो समझ में आती नहीं। इसका मतलब है कि जब तक मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में मुझको वो क्लैरिटी नहीं आएगी, तो मेरी भाषा में, भाव में क्लैरिटी नहीं आएगी, मेरी भाषा में क्लैरिटी नहीं आएगी, मेरे जीने में क्लैरिटी नहीं आएगी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, बढ़िया, और बोलिए, और बताइए कल दिन भर में क्या उपलब्धि हुई? एग्जिस्टेंस में इम्पोर्टेंट फैक्टर श्रम बड़ा कोर फैक्टर निकला। हाँ, श्रम कोर फैक्टर है, और हमारी एजुकेशन ने ये बताने की कोशिश की है कि बिना श्रम के पैसा आता है तो ज़्यादा सम्मानजनक है, एसी में बैठना ज़्यादा सम्मानजनक है, श्रम करने वाला आदमी छोटा है, श्रम ना करने वाला आदमी बड़ा है, ऐसा हमने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, जो गलत हो गया है ना। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस दोनों के बीच में होने की आवश्यकता है, धीरे धीरे वो उस पर बात होगी। हाँ जी, बढ़िया, और बताइए। मतलब दो फैक्टर इंपॉर्टेंट निकल गए ना इसमें। एक तो समाधान के बिना एक आदमी समृद्ध हो नहीं सकता। आप 40 लाख रुपए महीने कमा लो तो भी मानसिक गरीबी बनी रहेगी। तो जब तक वो जीवन और शरीर अलग है, दोनों की आवश्यकता अलग है, जब तक आवश्यकता की क्लैरिटी नहीं है, तब तक समाधान का रास्ता बंद है ना। हमारे पास सुविधा ज्यादा हो सकती है, लेकिन कंपेयर करके किसी ना किसी से गरीबी बनी रहेगी। तो पहले आवश्यकता की समझ हो, ये पहला काम, और कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली श्रम पूर्वक हमारा नियोजन होगा, तो हमारे भीतर वो फीलिंग आएगी कि आई हैव मोर देन माय नीड्स, है ना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उपलब्ध है। ये भाव आना। तो गरीबी में जीने की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूनतम में जीने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई चीज छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। आपको जो रखना, घर में हेलीकॉप्टर रखो, अपने में जस्टिफाई रखो, करो कि क्यों रखा है ना। 400 कमरे का घर बनाओ, जस्टिफाई करो कि क्यों किया है। अपने को जस्टिफाई करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है, और किसी दूसरे को मेरी आवश्यकताओं का आकलन नहीं करना है, मुझको अपनी आवश्यकताओं का आकलन करना है। जवाब मुझको देना है, अपने आप को देना है। कितना बढ़िया, इंस्पेक्टर गिरी खत्म। हाँ जी, बोलिए, और बोलिए। हाँ जी। एक भैया ये समझ में आया कि प्रकृति अपने में ही संपूर्ण है, ठीक है। इस मतलब हम लोग अपनी मतलब मानव आके एक विलन का काम तो उसने जरूर किया, लेकिन कहते हैं कि प्रकृति अपने आप ही दे रही है, अपने आप ही ले रही है। लेकिन जो मानव ने जो काम किया वो एक विलन का काम किया और अपनी ही पीठ थपथपाई, और जिसमें उसका एक भी जरा सा भी उसका अंश नहीं है, उसका कोई योगदान नहीं है बेसिकली। अगर हम बिना उस साइकिल को डिस्टर्ब किए अगर देखें तो वो आई थिंक बहुत चीजें पर्याप्त हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सीमित है। जवान बच्चा अपना रूम व्यवस्थित ना रखे, या हम व्यवस्थित ना रहें, या कोई लाइट, फैन, बिजली, पानी का मिसयूज हो, इसका इतना ही मतलब है कि हम सिखा नहीं पाए। दूसरा गलत नहीं है। सोचना हमको होगा कि आखिर हम क्यों नहीं सिखा पाए। तो बॉल अपने कोर्ट में है, दूसरे के कोर्ट में नहीं। और एक चीज और थी भैया, मानव गलती करना चाहता नहीं है बेसिकली। हाँ। वो मानेगा नहीं मैं गलत हूँ, और मानना चाहता भी नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं गलती करता ही नहीं हूँ। ये या तो भ्रम कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। मतलब बेसिकली अगर कोई भी मेरे से अगर पूछे तो मैं जानबूझकर गलती नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हो जाती है। और वो क्यों हो जाती है? क्योंकि मैं अपने सुख के दबाव में, उसके कंट्रोल में आ जाती हूँ बेसिकली, कि मेरे को सुख चाहिए। और बेसिकली मेरे को सुख की क्लैरिटी नहीं। बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, एक बात। सर कल हमने ये भी डिस्कस किया था, आपने एक लाइन कही थी कि मानव को क्रिएशन की भूख है। तो सर कुछ मानव ऐसे भी होते हैं, क्यों भूख है पता है? सर कुछ अलग करने की हमेशा उसको क्यों है सर? कल चर्चा। सर इसमें मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि कुछ मानव होते हैं जो ये बोलते हैं हमारी मजबूरी थी
और शायद इसलिए ना हम वो सब छोड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई और आज हम इस पे हैं कि हम ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाए। और वहीं पर कुछ मानव ये भी होते हैं जो कहते हैं हमारी भी थी, इसीलिए हमको कुछ अलग सोचना पड़ा और तब हम यहाँ पर पहुँच पाए। तो सर दोनों मानव में एक होता है जो खुद को, मानव अपने आप को छोटा समझ लेता है, और दूसरा मानव होता है जो परिस्थिति को छोटा समझ लेता है। तो सर इस चीज़ से कैसे निकलना है? अगर हमको क्रिएशन की भूख है तो उस चीज़ में हम खुद को ना दबने दें, ना उस परिस्थिति को हमें दबाने दें। उस स्थिति में कैसे बाहर निकले? बड़ी चीज छोटी चीज को दबा लेती है, सिंपल सी बात है। आपका साइज छोटा है तो परिस्थिति दबा लेगी, आपका साइज बड़ा है तो आप परिस्थिति को दबा लो। अपना साइज बढ़ाओ, सिंपल। हाँ जी, पीछे। हाँ जी, नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। नमस्कार सभी को। तो एक मेरी लर्निंग ये रही कि स्वयं को शरीर मानकर इंद्रियों से जो सुख भोगते हैं हम, वो जीव चेतना है, और स्वयं को जब मैं चेतना मानकर जीऊँ तो वो जो है वो मानव चेतना है। और हमारी पूरी शिक्षा का जो एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जीव चेतना से जो है मानव चेतना तक लाना। और दूसरी चीज़, अगर मैं तर्कपूर्ण जो है लॉजिक के साथ जड़ संसार को समझकर इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, इतना सुविधाओं का जो है अंबार लगा सकता हूँ, तो तर्कपूर्ण जो है मानव चेतना को समझकर भी जो है संबंधों में काफ़ी बदलाव, काफ़ी संबंधों में फैलाव वो किया जा सकता है। जी, थैंक यू। हेलो। हाँ जी। जो कल तक की जो चर्चा हुई है, कल की जो बेसिकली चर्चा हुई है, उसमें दुख तो होता है, बहुत दुख होता है, बट मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। मैं अपने आप से करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे समझ में आया कि मानव में आपस में तो बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बहुत बेईमानी है, लेकिन प्रकृति में ऐसी कोई बेईमानी नजर नहीं है। बहुत क्लेश है, लेकिन प्रकृति में क्लेश नजर। इसलिए देखिए, जो विश्वास का सूत्र है ना, स्वयं के प्रति विश्वास का सूत्र, वो कहाँ से जुड़ता है? अस्तित्व के प्रति विश्वास से स्वयं के प्रति विश्वास, ऐसा वो आता है। तो ये मैं पूरे अस्तित्व को समझता हूँ, पूरी कायनात को समझता हूँ, ये सारी सृष्टि कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, इसका पर्पस क्या है, और मैं उसका इंटीग्रल पार्ट हूँ। तो जब मैं उसके पूरे स्वरूप को समझता हूँ तो मैं अपने स्वरूप को भी समझ पाता हूँ, और उस अस्तित्व को समझने से उसके प्रति भरोसा होता ही है, क्योंकि वो नियम पूर्वक है। नियम के प्रति भरोसा होता है, निरंतरता के प्रति भरोसा होता है, वैसे ही अपने प्रति भरोसा हो जाता है। तो ये जो प्रवृत्ति जो आई हम लोगों में, दुर्भाग्य एक और बड़ा मुझे दिख रहा है, अब दिखता है कि ये जो प्रकृति का शोषण और दोहन करने इत्यादि की जो प्रवृत्ति है, शिक्षा के माध्यम से ही परोसा गया है। बिल्कुल। जो संग्रह करने की और शोषण और दोहन करने की जो प्रवृत्ति है, जो आपने कहा कि आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन सीमित हैं, तो ये शिक्षा ही एक ऐसा मतलब हम छोटे बच्चे से हम यही पढ़ते आ रहे हैं और यही करते भी आ रहे हैं। क्योंकि मैंने अर्थशास्त्र कल आपके सामने रखा था, जी बोलोगे तो मनोविज्ञान और समाजशास्त्र और रख सकता हूँ। तो फाइनली जो सारी हमारी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि मॉडर्न एजुकेशन की एज कुल 150 साल है, 150 साल 200 साल, इसके पहले वो प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शिक्षा का मीनिंग ही है कि वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोड्यूस करे। उसने वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स का ऑथेंटिकेशन किया है, उसको नियम बना के प्रस्तुत कर दिया है। यदि हम कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई, यदि डिमांड एंड सप्लाई कोई सिद्धांत है तो काला बाजारी एक प्रैक्टिस है, उसकी एप्लीकेशन काला बाजारी है, तो काला बाजारी को हम स्वीकार करें। इसका मतलब डिमांड एंड सप्लाई हमारे घर में तो वो नियम काम नहीं करता है। हेलो, जहाँ संबंध है घर में, तो उसके शिक्षा हुई है वो मानव को समझ के नहीं की गई है, ये शरीर को समझ के बस शरीर को समझ जा रहा है, वो शरीर के माध्यम को देखते हुए, उसकी प्रायोरिटी को देखते हुए किया जा रहा है। बिल्कुल। और उसमें इनसिक्योरिटी रहेगी, और उसमें शोषण रहेगा, और उसमें किसकी चलेगी वो रहेगा। इसलिए वो सब तरह का जुगाड़ फिर जो भी करना है वो होता रहे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सारा ब्लैकमेल होता रहे। जी बढ़िया, नमस्कार, स्वागत। हाँ जी।
बढ़िया। और हाँ, सर मैंने ये सीखा कि अगर हम हर एक इकाई से वो भाव फील कर लें तो मतलब हम फिर निरंतर सुख की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें तो जैसे कि अगर मेरी फैमिली का कोई है, वो कोई गलती करता है तो हम उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर फॉरगिव करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कोई है बाहर का या कोई मतलब जिसको हम अपना फ्रेंड नहीं मानते हैं, तो अगर वो करता है तो हमारे अंदर वो लाइफ टाइम कभी ना कभी याद आता रहता है, नो मैटर हम कितना उसको वो करने की कोशिश करें। तो अगर ऐसा हो जाए कि हमें हर चीज़ से वो भाव फील होने लगे तो मतलब मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम आएगी। मैंने ये सबसे बड़ी चीज़। शानदार। देखिए, फैमिली उसकी पहली जगह है। फैमिली में वो संबंध को जीता हुआ देख ले और एजुकेशन में उसका कंटेंट को पार कर दे। फैमिली उसके लिए पहले, थियरी प्रैक्टिकल की बात करते हैं ना, पहले प्रैक्टिस अपने परिवार में उस संबंध की खुशबू को देख ले और एजुकेशन में उसके तात्विक और एजुकेशनल फैलाव को देख ले, तो दोनों बातें पूरी हो जाए। यदि सही अर्थों में देखें तो हम लोग को कम्युनिकेट इतना ही करना है कि संबंध है और संबंध को कम्युनिकेट कर सकें, मानव का मानव के साथ, मानव का नेचर के साथ, इतनी ही तो बात है। तो मामला बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। जितने 20 साल हमारे पास है पढ़ने लिखने के लिए, तो 20 साल का कंटेंट है नहीं, वो दुकान के चक्कर में फैला दिया। हम लोग जब पढ़ते थे तो एनसीईआरटी का फिजिक्स केमिस्ट्री का बुक जो है 20 रुपए की आती थी और उसमें 100-125 पेज होते थे। अभी उसके 2 वॉल्यूम 700-700 पेज के बन गए हैं और 1500 रुपए का एक वॉल्यूम आता है। ठीक, ये दुकान है। तो दुकानों में हमारा बच्चा टाई वाले के लिए दुकान है, हमारा बच्चा पेन वाले के लिए दुकान है। अब तो स्कूल अपने आप में दुकान है, क्योंकि स्कूल ने दुकान वहीं खोल ली है। तो वो उसकी बच्चा भी अर्निंग का एक है और ये सारा सामान भी अर्निंग का एक तरीका है। तो वो जो इमोशनल कनेक्ट है, वो जो सोशल कनेक्ट है, उसकी कोई जरूरत, जब माँ बाप का बाजारीकरण हो गया तो विद्यालय का स्कूल का हो गया तो क्या बड़ी बात। जब हम बाजार का हिस्सा हैं, हम भी सोच रहे हैं कि हाँ हस्बैंड वाइफ दोनों कमाएंगे या कमाने की जरूरत है कि नहीं है, कितना कमाने की जरूरत है ना। और पैसा ही सब कुछ है यदि हमको लगता है, और कैरियर के चक्कर में हमको लगता है बच्चे प्रोड्यूस नहीं करने हैं या कैरियर से ना बच्चों के आने से और कुछ हो चीजें होने वाली हैं। तो यदि हमारी मानसिकता हाईजेक हो गई है तो दूसरी किसकी बात करें। तो किसी का दोष नहीं। सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, सॉफ्टवेयर ठीक किया जाए। मानव सुखी होना ही चाहता है, गलती करना नहीं चाहता है, सच्चाई को समझना ही चाहता है, किसी भी एज में, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 60 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 70 साल के हैं। हम तो शिविरों में एक से एक एग्जाम्पल देखते हैं और भरोसा होता है कि नहीं, आदमी किसी भी हाल में है, वापस टर्न लेने के लिए तैयार है। बढ़िया। हाँ जी, माइक। समझ आ रहा है कि जब तक हम शरीर के स्तर पर संबंधों को देख रहे थे तो शुरुआत के दौर में तो उस समय पर संबंध ज़्यादा खुशहाल शुरू में तो लगते हैं, पर जैसे जैसे चेतना के स्तर पर संबंधों को बढ़ाना शुरू करते हैं तो शुरू में तो थोड़ा टकराव नज़र आता है परिवारों में। और आपका एक्सपीरियंस को सुनते और देखते हुए समझ आ रहा है कि आगे आकर धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो वो और सुखद और ज़्यादा अच्छा बन पाएगा। जैसे आजकल शराब पीना अगर सिंपल सी मैं बात करूँ तो पहले घर में सिर्फ हस्बैंड का मतलब फादर को देखते थे। आज ये प्रचलन आ गया है कि बहुत सारी लेडीज़ भी और परिवार में बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा, पर ये बड़े खुश होते हैं कि जो है हम सारे मिलकर तो पी रहे हैं, तो क्या हो गया। और ना अब हस्बैंड वाइफ को रोक सकता है, ना वाइफ हस्बैंड को कुछ नहीं कहती है कि और पार्टी से पहले चलन होता था कि हस्बैंड बहुत लेट तक आ रहे तो गुस्सा आता था। पर आज जब परिवारों में देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि वो भी खुश हैं, वो किटी पार्टीज में जा रहे हैं, वो खुश हैं। और जब हम फेसबुक पे देखते हैं तो बड़े ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उनमें तो प्यार है, वो बच्चों में भी वो भी सब बहुत अच्छे से जी रहे हैं। पर वास्तव में मतलब
और अगर जो व्यक्ति थोड़ा सा चेतना के स्तर पर काम करने का प्रयास करेगा तो उसको शुरू में थोड़ा सा डिनायल मिलेगा परिवार में, जो मैं महसूस करती हूँ। डिनायल तभी मिलेगा जब आप अकेले चलते हो। जब आप पूरे परिवार के साथ आ जाते हो तो एक्सेप्टेंस आ जाती है। पूरे परिवार के साथ आने में तो समय लगेगा। देखो, हाँ समय लगता है, वो तो बात बिल्कुल जैसे ठीक है। अगर हम आपकी बात कर रहे हैं, आप मतलब आप किस स्तर पर आकर बड़ा अपने आप को, पता नहीं मैं शब्द सही बोल रही हूँ, मतलब आज आपको अच्छा लग रहा होगा, बट शुरू में शायद ये जर्नी जब शुरू की होगी तो मम्मी पापा को कैसा लगा होगा अगर हम सोच कर देखें कि जब कोई बच्चा अपना घर छोड़कर जाता है या फिर कुछ इतने अच्छे सब कुछ होते सोते भी तुम अपने पे इतना कंट्रोल करके जी रहे हो, ये कर रहे हो, वो सब चीज़ें आती हैं, तो उसमें आपको बहुत सारा विरोध भी मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसको थोड़ा सा और हिम्मत। हमारे समय में हमको भी नहीं पता था क्या करना है, तो एक विरोध की स्थिति अलग थी। तो हम देख रहे हैं कि अभी स्थिति ऐसी है, अभी 5 साल में हो सकता है फैशन बन जाए। जो 20 साल पहले विरोध था वो अगले 5 साल में फैशन बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो जैसे यदि बेवकूफ़ियों को फैशन बनाया जा सकता है, यदि बेवकूफ़ियों को मॉडर्निटी का नाम दिया जा सकता है, यदि बेवकूफ़ियों को है ना स्टेटस सिंबल बनाया जा सकता है, तो जिंदगी को तो बनाया ही जा सकता है, बशर्ते कि वो ओरिजिनल। तो मुश्किल कुछ नहीं लगता है, मुश्किल इतना ही लगता है कि जब आप अकेले चलते हो तो वातावरण कम पड़ता है, जब आप फैमिली के साथ चलते हो तो वातावरण और बेहतर है, जब आप सोशल कनेक्ट के साथ हो जाते हो तो चीज़ें और इजी हो जाती हैं। ऐसे कभी हमको कुएं की पानी की तलाश थी तो हमको कुआं ढूंढना पड़ा और कुआं जाके बस्तर में मिला, तो हमारी ज़रूरत थी इसलिए हमको जाना पड़ा। अभी दूसरी व्यवस्था हो गई, घर घर में टोटी लग गई, अब किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ है वहीं पानी मिलेगा। और अपने मोहल्ले को ठीक करें, अपने वातावरण को ठीक करें, और ये अच्छी बात है, जितना खराब होगा उतना अच्छा। ज़्यादा दुख जल्दी रहा, खराब होने के बाद उसको ठीक करने की आवश्यकता, मानसिक आवश्यकता सार्वजनिक रूप से बनती है। तो एक आदमी की यात्रा उसके अपने पुण्यवश है, समाज की यात्रा, समाज में प्रॉब्लम की जो मेच्योरिटी आती है, प्रॉब्लम की जो सिवियरिटी आती है, उसके बाद समाज ऐसे होल सोचना शुरू करता है। 15 साल से पहले जब हम किसी मंच पे खड़े होकर एजुकेशन को कुछ खराब बोलते थे तो 2-4 खड़ा हो ही जाता था विरोध में, अब कोई नहीं होता, क्योंकि अब बहुत एक्सेप्टेबल हो गया कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है, तो तेजी से बदल रहा है, अच्छा है, बहुत आराम हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। और कोई शेयरिंग, और कोई शेयरिंग? सही मार्ग पे चलते हैं तो पहला विरोध अगर परिवार से नहीं मिल रहा है तो इससे बढ़िया सुखद अनुभव कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, इसका मतलब आप सही मार्ग पे चल नहीं रहे। और जब आपको परिवार से विरोध मिल रहा है तो ये है कि एक्सेप्टेबिलिटी का पहला आपके पास बीज आ गया है कि यहाँ का विरोध अगर हुआ तो समाज में एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि परिवार अब समझ गया है। तो ये तो बहुत अच्छा सूचक है, ये मेरा मानना है इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल। अब देखिए, अब इसको टेक्निकली समझ सकते हैं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। घर वाले हमारे दुश्मन तो नहीं, हमारा भला ही चाहते हैं। इसका इतना ही मतलब हुआ कि जैसे अब मैं यहाँ बैठे माँ बाप से पूछूं, आप अपने बच्चों को जीते हुए देखना चाहते हो कि जिंदा ही देखना चाहते हो? जोर से बोलो। जीते हुए देखना चाहते हो। तो वो आपकी माने कि नहीं माने? क्योंकि मानेंगे तो आपके जैसे ही बनेंगे। और बच्चों को ये पहले ही समझ में आ गया कि माँ बाप का मानना बहुत उचित नहीं है, ये बात बच्चों को समझ में आ गई। इसका मतलब है कि यदि हम माँ बाप जिंदा रहने के धरातल पर हैं और हमारे बच्चे आज्ञाकारी हो जाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है ना। वो आपके जैसे ही बनने वाले हैं, 1 फ्लैट 2 फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट। ठीक, यदि बच्चे आपकी नहीं मानते हैं तो कुछ ढूंढेंगे, कुछ टक्कर खाएंगे, कुछ दुख पाएंगे, रास्ता ढूंढेंगे। तो इसलिए खुश हो जाओ कि आपके बच्चे आपकी मानते नहीं।
और क्या, मैं तो परेशानी खत्म करने के लिए नहीं, कहना मानते हैं तो सोचने की मतलब इसकी सोचने की मशीन काम नहीं कर रही। यदि बच्चा आज्ञाकारी है तो इसका मतलब उसकी सोचने की मशीन काम नहीं कर रही। तो आज्ञाकारी बच्चे बनाना, उनकी सोचने की मशीन को बंद करना। और जैसे वो नहीं माने तुरंत उसको गले से लगाओ, थैंक यू बेटा, सही दिशा में जा रहा है। अभी भैया मेरी बेटी मेरे पास आई और मेरे को बोल के गई, मेरे को पास में, मम्मा आज मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, मैंने जाकर कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा ठीक है, लेकिन हमारा जीने का भी बहुत एक उसको वो चाहिए, हमारी जीने की क्वालिटी वो चीज हो कि उसको देखने से उसको कुछ समझ में आ रहा है। हम भी अनियंत्रित जी रहे हैं और उसको भी अनियंत्रित जीने के लिए छोड़ दिया, इससे कुछ नहीं निकलेगा। ये तब संभव है जब हमारे परिवार के जीने के वातावरण में वो क्वालिटी हो, तब उसको छोड़ा जा सकता है। और पकड़ के भी ऐसे भी आप क्या करें, जब तक छोटा रहता है तब तक पकड़ पाते हैं, वो जवान होने के बाद वो भी दिखा देता है मेरे शरीर की ताकत तुम्हारी जैसी है, अब नहीं चलेगा। सारा चलना किस बात का, उसको लगता मार देगा, इतने तो डर और क्या। तो ये शुरुआत तो हमारी भी अभी नई नई है ना। हाँ, तो इसलिए उसके दोस्त हो जाएं, इसलिए अपने बच्चों के दोस्त हो जाएं। देखो बच्चे बहुत मैच्योर होते हैं, आप दोस्ती से बात करोगे, अपनी कमियां भी स्वीकार किया जाए और समाज जो भी कुछ है आर पार बातचीत किया जाए, रास्ते निकल आते हैं। जब हम चलाने की कोशिश करते हैं, बहुत नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम वहां आती है। हाँ जी, बढ़िया। और कुछ जी? हाँ जी, भैया बहुत ही बढ़िया 3 दिन रहे हैं। हाँ, और सभी लोगों को लग रहा है कि चेतना का स्तर बढ़ भी रहा है। तो लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हैं जो एक बार भी जिनकी शेयरिंग नहीं हुई है, और घर जैसा माहौल है, सब अपने ही हैं, एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे के साथ लेकर हाथ में हाथ डाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो जो जिन्होंने एक बार भी शेयरिंग नहीं की है, थोड़ी थोड़ी वो शेयरिंग करें। तो हाँ, मतलब मैं भी अब कितनी बार बोलूँगा ना, मेरी भी एक सीमा है। तो आप नहीं बोलोगे, आप शेयर नहीं करते हो, तो मैं तो स्पेस कई बार क्रिएट करते ही हैं कि सबको शेयरिंग करें। पारुल है, प्रीति, आराधना, संदीप, नहीं, सभी लोगों के लिए है। आप सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए है। तो जो भी नहीं भी शेयरिंग की है, जब भी किसी पॉइंट पे आपको लगता है कि मेरे पास कोई अच्छी शेयरिंग है, तो आप संकोच ना करें। बोलने के लिए भी बोलने का कोई बहुत मतलब नहीं होता है, लेकिन जब भी आप कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आता ही है कि जब हमको लगता है कि मैं कुछ अच्छी शेयरिंग कर सकता हूँ। हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी, पीछे का पीछे शेयरिंग की बात हो रही है, और स्पेशली अभी बच्चों को आज्ञा अपनी मनवाए या ना मनवाए उस विषय में जो बात हो रही थी, उसमें एक छोटी सी अपनी शेयरिंग सामने रखना चाहूँगा कि मेरी बिटिया जो अभी 18 साल की हो रही थी, अभी 18 की हो गई है, और वो टीवी में बहुत ज़्यादा लगी रहती, और क्रिकेट देखना और खेलना नहीं, और कोविड की वजह से खेलने का मौका भी नहीं मिल रहा था, और पढ़ाई में भी यूजली 40-45% मार्क्स, और ठीक है थोड़ा बहुत एथलेटिक्स किया, और क्रिकेट में उसकी रुचि बहुत बढ़ी, सिर्फ रुचि बढ़ी, मतलब खेलना नहीं बढ़ा। क्रिकेट की उसको बहुत ज़्यादा देखने लग गए, IPL में जो 1.5 साल पहले हुआ था। एक समय ऐसा है कि वो मतलब मैंने जब उससे बताया कि एग्जाम के मार्क्स में क्या हिसाब था, लेकिन वो बहुत ही ब्राइट चाइल्ड है अपने आप में, नो डाउट, लेकिन वो मेमोराइज नहीं कर पाती है, एग्जाम के टाइम पे वो शायद नहीं लिख पाती है। ये बात मैं उसको आइडेंटिफाई कर चुका था 4 साल पहले। तो उसके बाद उसको क्रिकेट के सभी प्लेयर्स का इतना ज्ञान हो गया कि पूरा नाम क्या है, कितने करोड़ कितने लाख का है, किस कंट्री से है, बेस्ट स्कोर क्या है, वर्स्ट स्कोर क्या है, और वो IPL देख रही थी। मैंने उसको बोला, मैं इंस्टेंट एक सिचुएशन थी, मुझे लगता था बहुत पहले कि इसका क्या होगा, लेकिन जब वो उसका इतना ज्ञान था, मैंने कहा तेरे जितने भी मेल फ्रेंड्स या फीमेल फ्रेंड्स हैं, क्या उनको इतनी नॉलेज है क्रिकेट वर्ल्ड की, कंप्लीट वर्ल्ड की, पूरे कॉस्मोस की? तो उसने कहा नहीं पापा। तो मैंने कहा तो ऐसा क्यों नहीं करती, उसमें अपना करियर क्यों नहीं बनाती है, तो इतना कुछ ज़्यादा जानती है, तो सब क्रिकेट देखती रहती है, एग्जाम वो ठीक है पुरानी बात है, लेकिन जैसे आप एक विश्लेषक बन सकते हो, क्रिकेट के क्रिटिक बन सकते हो, आप यूट्यूबिंग स्टार्ट कर सकते हो। आज की तारीख में डिजिटल करियर इतने सारे नहीं आ रहे हैं, और मैंने कभी उसको मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से कभी रोका भी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आज्ञा की बात करूँ, और शुरू में मैंने उसको लगा कि मुझे उसको
पढ़ाई के पथ पे डालना चाहिए, जो लगना भी चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन एक ऐसा उसको छोड़ करके, लूज छोड़ करके एक ऐसा करियर सामने निकल पड़ा। तो उसके बाद हमने कोशिश करी कि किस तरह से उसको एक जर्नलिज्म में डाला जाए। एक मंदिरा बेदी थी करीब 10 साल पहले क्रिकेट के फील्ड में, जो एक कमेंटेटर बॉक्स पे या स्टेज पे या स्टेडियम में एक बहुत डिफरेंट एनर्जी लाती थी, और क्रिकेट को उन्होंने एज अ गेम बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया कुछ डिफरेंट कॉर्नर्स में। तो मैंने कहा ये काम आप भी कर सकते हो, ये एक स्पेशली एक फीमेल एनर्जी की शायद एक वैक्यूम है यहाँ पे क्रिकेट स्पेस में। तो हमने फिर पता किया कि कौन से, तो उन्होंने यूट्यूब भी स्टार्ट करी, अपना चैनल स्टार्ट किया। फिर लगा कि इस चीज़ में हमको छोटी सी डिग्री या सर्टिफिकेट क्यों नहीं लगते। फिर हमने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के बारे में पता किया, इंडिया में नहीं मिला तो हमने विदेश में पता किया। फिर फाइनली अब फिर हमको ये लगा कि एक 3 साल का जर्नलिज्म कोर्स है जिसमें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के मॉड्यूल्स होते हैं। तो एक बेकार की चीज़ से, जो सिर्फ एक टीवी वॉचिंग थी, इंस्टेड ऑफ कि उसको प्रेशराइज करे और उसको वही 3 ऑप्शंस के बारे में प्रेरित करे, विच इज डॉक्टर, इंजीनियर एंड एडवोकेट, तो एक ऐसा करियर निकल के आ रहा है जो कि विच वॉज आउट ऑफ नोवेयर। और मैं जब भी दूसरे पेरेंट्स को बताता हूँ, अपनी सहेलियों के अपने पेरेंट्स को बताती हूँ, तो बहुत अच्छा फील करते हैं सभी लोग कि कहाँ से करियर निकल के आ रहा है और एडमिशन हो रहा है इन अ वेरी गुड सिचुएशन। बढ़िया। मैं चाहूँगा सभी लोग कि अपने बच्चे की भी ना छोटी सी भी चीज़ जो उनको लगता है कि शायद वो टाइम वेस्टिंग है, उसमें भी शायद कुछ क्रिएटिव अगर सोचे तो पॉजिटिव निकल सकता है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज। आई थिंक भगवान बच्चे का रूप होते हैं, हम कल्चरल कंडीशनिंग अपनी करते हैं, तो या बढ़िया। तो देखिए, ये तो एक पेरेंट्स के खुलेपन की बात है कि कैसे चीज़ों को देख पाएं, है ना। लेकिन फाइनली जो यहाँ चर्चा की जा रही है उसमें एक पॉइंट अब और सामने आ गया है कि करियर कोई भी ले ले और वो हमारे को अच्छा भी लगता है, लेकिन ये अच्छा लगने की उम्र बहुत लंबी नहीं हो सकती। विशेष रूप से जो लोग किसी इस तरह के प्रोफेशन में हैं जहाँ लाइमलाइट है और जहाँ बहुत सारा लोग बदलते भी रहते हैं, तो फाइनली वो जो अपना भाव और विचार वाला पार्ट है वो तो एक कंपल्सरी पार्ट है। हम किसी भी जगह में रहें, जितने भी ज़्यादा लाइमलाइट में पहुँचेंगे उतने प्रेशर्स ज़्यादा हैं, उतना अपने आप को बनाए रखने का प्रेशर है, उतना अपने आप को बाहर नहीं हो जाए उस बात का प्रेशर है। तो इस सारी जगह में यदि ये दोनों पार्ट साथ साथ चलते हैं, अपना जो भी करियर हमने चुना वो एक पार्ट है, इसके साथ साथ जो हमारा भाव और विचार की स्टेबिलिटी है, क्योंकि कंपैरिजन तो वहाँ भी होना है और वो कंपैरिजन हमको परेशान कर ही सकता है। तो अभी एक समझ में आ गया कि यहाँ बहुत सारे जिंदा रहने के धरातल पे अनेक ऑप्शन हो सकते हैं और उतने सारे कैरियर जो पहले नहीं थे आज नए नए कैरियर हमको दिखाई दे रहे हैं। अभी ये भी एक बहुत कॉमन चलन है कि कोई आदमी 9 से 5 की जॉब नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि फ्रीलांसिंग में महीने में एक वीक काम करूंगा और फिर मैं अपना इंटरेस्ट परसू करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्लान कर लिया कि 40 के बाद मैं फुल टाइम फ्री हो जाऊंगा और मैं अपने इंटरेस्ट परसू करूंगा। तो अलग अलग तरह के मॉडल हो सकते हैं, लेकिन अभी एक कंप्लीटनेस देख के क्लैरिटी बन रही है कि ठीक है, करियर आपका जो भी हो, लेकिन ज़िंदगी तो सबके लिए सेम है। तो ज़िंदगी वाले पार्ट पे भी हमारा अधिकार बने और वो हमारी फैमिली में यदि होता हुआ दिखाई देता है तो धीरे धीरे पर्कुलेशन में आ जाता है। बढ़िया, धन्यवाद। और कोई शेयरिंग? हाँ जी। सारी डिसओबीडियंस पॉजिटिव मानी जानी चाहिए। डिसओबीडियंस का इतना ही मतलब है कि जो चल रहा है वो या तो उसके रुचि का नहीं है या वो समझ नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि या तो वो हमको जो कुछ करना है बहुत काम की बात नहीं है, या वो उसको हम समझा नहीं पा रहे हैं। और उसका मतलब है कि सारी कंफ्यूजन सारा ये है कि जिंदा रहने के धरातल पर हम कंप्लीटनेस मान रहे हैं कि ये कंप्लीट है, जबकि वो कंप्लीट नहीं है। तो हमको अपने भीतर से कोई सिग्नल आते रहता है, जैसे मैं हट के करना चाहता हूँ, नया करना चाहता हूँ। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको दिख रहा है कि ये रास्ता जिधर जा रहा है उधर मेरे लिए मजा नहीं है। मेरे को जॉब में रहते हुए मैं अपने बॉस की कल्पना करता था कि 35 साल बाद मैं कैसा होऊंगा, तो मैं इसके जैसा होना नहीं चाहता। खत्म हो गया, तो 35 साल खत्म हो गया, अब कुछ नया सोचना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो मैंने कल भी शेयर किया था कि बच्चे आज एक कोर्स करते हैं, 6 महीने का वो छोड़ दिया, फिर दूसरा कोर्स किया वो छोड़ दिया, तीसरा किया वो छोड़ दिया। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें ऑब्जर्वेशन की ताकत है, निर्णय लेने की ताकत है, लेकिन उसको अपने मन की चीज नहीं मिल रही है। वो मन की चीज वाली चीज कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू स्किल वाले पार्ट में उसकी सीमा है। जब दोनों का बैलेंस चलेगा तो अपने आप में ठहरने की जगह बनती है अपने, फिर वो कंपैरिजन मोड से बाहर आता है। एक्सीलेंस मोड में जाना है कि कंपैरिजन मोड में रहना है। मैं अपने आप में पूर्ण हो जाऊं, मैं जिस भी स्किल के साथ हूं वो स्किल में मेरा कॉम्पिटेंस पूरा हो जाए, है ना। तो नहीं तो वो कंपैरिजन, यदि देखो सूत्र है
यदि निरपेक्षता के साथ नहीं है तो सापेक्षता हमारी मजबूरी है। यदि हम टोटलिटी के साथ नहीं है तो रिलेटिवनेस हमारी मजबूरी है। यदि हम समग्रता के साथ नहीं है तो कंपैरिजन, बाय डिफॉल्ट हम कंपैरिजन में जाएंगे, तो वो कंपैरिजन में प्रॉब्लम है। तो हम अधिक, छोटा बड़ा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फिर सारे उल्टे सीधे तरीके, फिर वहाँ माइंडसेट को हैंडल नहीं कर सकते। तो कल जो बात हुई थी, ना किसी के आगे जाना, ना किसी के पीछे जाना, ये दोनों ही मानसिक दिवालियापन वाली स्थितियां हैं। अपनी पूर्णता के लिए सहयोग लेना है, सहयोग देना। तो अपनी पूर्णता समझ में आए बिना निरपेक्ष रास्ता नहीं है ना। अपनी पूर्णता सब, मेरी मंजिल समझ, मेरे को दिल्ली जाना है, तो मेरे क्या फर्क पड़ता है कि आप राजस्थान जा रहे हो? नहीं, मेरे को तो आपसे आगे जाना है। मेरी कार और आपकी कार एक ही रोड पे चल रही है और अचानक आ गया, अच्छा मेरे से आगे, दबाया एक्सीलेटर और पहुंच गया मैड्रास, जाना था कश्मीर। ठीक, तो वो जो दूसरों के साथ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हो और आप किस गति से जा रहे हो। मैं मस्त मेरी गति से जा रहा हूँ, मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं हूँ तो मुझको सोचना पड़ेगा कि मुझको क्या करना है। प्रेरणा हम पा सकते हैं। आप बहुत अच्छी गाड़ी चला सकते हो तो मैं भी अच्छी चला सकता हूँ। पॉजिटिवली प्रेरणा पाना होता ही है। ये जो अपने आप को जज करके अपनी पहचान के अर्थ में जो नेगेटिव कंपैरिजन है, ये हमारा लीकेज है, ड्रेनेज है, ये एनर्जी का ड्रेनेज। हाँ जी, बढ़िया। हाँ बेटा, गुड। ये ना बात है। नमस्ते, मैं शिवांश दिल्ली से। मुझे आपसे एक सवाल था कि कभी कभारी जिंदगी में हम खुश नहीं होते और लाइक एक मोमेंट आता है कि आप दुखी हो और लाइक डिप्रेशन टाइप, तो उस टाइम में आप खुश कैसे रह सकते हैं? और लाइक उस टाइम में आपको दुखी नहीं रहना, आप खुश कैसे रहें उस टाइम? आप डिप्रेशन को कैसे पहचानते हैं? कैसे लगता है कि डिप्रेशन? जैसे कभी आप कुछ काम कर रहे हो और आपसे कभी कुछ गलती हो गई या कुछ हो गया तो आप खुश नहीं हो उस टाइम पे, तो क्या करें? वैसे हम लोग बहुत टफ सिचुएशन से निकले, खूब जम के टफ। तो मेरी वाइफ को पूछता हूँ, कोई कहता है मैं घर में ही आ जाता है, डिप्रेशन बात करता है। मेरी वाइफ बोलती है डिप्रेशन होता क्या है? और तुमको सुन के किसी को डिप्रेशन हो जाएगा। तो पुराने लोगों का जो जूझने का जज्बा था, उनको नहीं पता चला डिप्रेशन क्या होता है। ऐसी की बात से ध्यान आ गया तो शेयर किया। तो बेटा इतना ही है कि लक्ष्य की क्लैरिटी ना होना ही कोई असफलता नाम की चीज दुनिया में है नहीं, है ही नहीं। जब हम सफलता को बाहर देखते हैं तब वो सफलता या असफलता है, रिजल्ट हमारे अनुकूल जैसा हमने सोचा वैसा आया कि नहीं आया। जब हम जिंदगी में शिफ्ट होकर सफलता को देखते हैं तो पूरी जिंदगी एक लर्निंग है, और असफलताओं में लर्निंग ज्यादा होती है, सफलता में लर्निंग कम होती है। जो कल गलती हम सोच रहे थे, हाँ, मतलब असफलता वर्ड यूज कर रहे हैं। हम घटनाओं में जिंदगी ढूंढ रहे हैं। जिंदगी घटनाओं में नहीं है, जिंदगी 24/7 है। जिंदगी मेरी फीलिंग में है, जिंदगी मेरे निष्कर्ष में है, जिंदगी मेरे स्टेट ऑफ माइंड में है ना। तो हम तो बहुत असफलताएं देखे, जम के देखे, हर आयाम में देखे, और हमको तो आज ये समझ में आता है कि यदि उस दौर से नहीं गुजरे होते तो ये मजबूती नहीं आती। और इतना अच्छा हमने प्लान करके इसको प्राप्त किया। जो सफल हो रहा है उसका भाव पक्ष उसको बोल रहा है तो अकेला पड़ रहा है। तो हमने उसको मंत्र दिया, विनर स्टैंड अलोन। मतलब हमने कैसे उसको, देखिए वहां भी वो कहीं परेशानी तो हो रही है ना, आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, और वहाँ भाव पक्ष की जहाँ कमी लग रही है और वो ढूंढ रहा है उसको, तो हमने उसको सूत्र दिया, सिंस यू आर अ विनर यू विल बी अलोन। तो इससे क्या निकला कि हमने हमारे सारे शब्द जिंदा रहने के धरातल पे परिभाषित हैं, शरीर पे परिभाषित हैं। हमारे एक भी शब्द जिससे आगे जा ही नहीं रहा है। हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई, हमारा न्याय, हमारी सफलता, हमारी उपलब्धियां, और ये उपलब्धियां जिंदगी के लिए बाधा है। जितना उपलब्धि पाया आदमी है उतना उसको सच्चाई को सुनना मुश्किल है, क्योंकि उसका अहंकार उसको सुनने नहीं देता है ना। जैसे ये लोग आते हैं ना, शिक्षक लोग या अधिकारी लोग, है ना। तो एक बार एक शिविर में ना ऐसी कुछ बात,
तुम्हें देखो ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम यहाँ पे आए हो। ये तो तुम्हारा अहंकार इतना ज्यादा है कि तुम किसी ढंग के आदमी के पास जाओगे नहीं, और ढंग का आदमी वैसे भी तुम्हारे पास आएगा नहीं, और ये शरीर यात्रा तुम्हारी गई। हाँ भाई मेरे को क्या पड़ी है, मैं आपके पास आऊंगा, मेरी कोई मजबूरी ही नहीं है। हमको सरकारें बुला के बात करती हैं कि आ जाओ हमारे साथ काम कर लो, और हम कह देते हैं अभी नहीं करना है, क्योंकि हमको तो पैसा लेना नहीं है। मेरे को पैसा कमाना हो तो मेरी मजबूरी है आपके साथ चलना, मेरे को अखबार में नाम छपाना है तो मेरी मजबूरी है, मेरे को फंडिंग लेना है तो रिकॉर्ड, यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है कोई, इतने सारा कितना काम हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, क्योंकि किसी को बताना ही नहीं है, खत्म हो गया। तो हमारी ऐसी कोई फंसी नहीं है कि हमको किसी के साथ मजबूरी है काम करना। हम चल के गए नहीं आज तक किसी के पास कि तुम शिविर करवा लो। 20 साल का मेरा अकेले का सफर हो गया, हमारे सारे मित्र हैं, हम चल के आज तक किसी के पास नहीं गए कि तुम शिविर करवा लो। 4 ऑप्शन आ जाते हैं, उसमें जितनी हमारी कैपेसिटी होती है कर लेते हैं, खत्म। तो वो आके यहाँ बोले कि ये हमारा ये सुविधा हमारे एंटाइटलमेंट के लिए कम है। ये ज्ञान भी तुम्हारे एंटाइटलमेंट में नहीं है। नहीं, 7वें दिन फिर शर्मिंदा होते हैं, नहीं नहीं सर वो तो हमको पता नहीं था, ऐसी जगह थी, अकाउंट के रजिस्टर यही रखते थे, सब देख लो क्या दे रहे हो, क्या खर्चा हो रहा है, ताकि कहीं से ये शंका मत हो कि तुम्हारे जो आ रहा है उससे कुछ कमाया जा रहा है ना। वो मेरे अगेंस्ट में 200-300 RTI लगाए, सोम भाई को दिल्ली गवर्नमेंट से क्या मिलता है, आज तक कुछ लिया नहीं, किराया अपना लगाते हैं तो बात खत्म हो गई। अब तुमसे कुछ लिया ही नहीं है, तो हम भी चाहते हैं जितनी RTI लगे उतना अच्छा है, क्योंकि लोगों को कम से कम पता चलेगा कि हम किस किस को बताने जाएंगे भी हम ऐसे काम कर रहे हैं। तो अब 5-1 साल में जाके वो अभी तुम नहीं समझोगे सर कैसे काम करना क्या होता है। अभी 5-1 साल में जाके अब पूछो इनसे कि लोग कैसा भरोसा करते हैं। NCR में हम शुरू ही शंका से करते हैं, वो गर्दन भी कटाएगा तो इसका कोई स्वार्थ होगा। तो आदमी आदमी से हमारी गलती नहीं है, हम 1000 साल से युद्ध झेल रहे हैं, हमको 1000 साल हो गया युद्ध झेलते हुए, तो हमारे को विश्वास करने की जगह ही नहीं है। और इस इलाके में पैसा है, सुंदरता है, और सुंदरता और पैसा को लूटने के लिए सब आते रहे। इसका मतलब है कि हमको युद्ध ही करने की आदत है ना। अब अंग्रेज चले गए तो आपस में कर रहे हैं ना। हमारे इलाके में एक मेड को खिसकाने का पूरा प्रयास रहता है, जबकि तुम उससे कोई ऐसी खेती नहीं कर रहे हो कि जिससे तुम्हारा कोई बहुत बहुत बड़ा कुछ हो जाने वाला है ना। टोटल मानसिक गेम है। हमारे बचपन में था कि घर में एक वकील जरूर होना है, क्योंकि केस तो चलते ही रहेंगे। जैसे बिजनेसमैन कहता है ना कि एक CA होना जरूरी है, तो किसान कहता है कि घर में एक वकील होना जरूरी है, क्योंकि अपना मूल काम इतना ही है, जय जवान जय किसान। तो अपने को एक खेती करना है, दूसरा लड़ना है। तो वो अपना परमानेंट फीचर है। फिर भी जो विश्वास लोगों के बीच में बना, तमाम ऐसे लोग रहे जिन्होंने, टीचर्स ने अपने फंड उपलब्ध कराए, देने की कोशिश की। हमने कितना लिया नहीं लिया वो एक अलग बात है। सरकारी टीचर अपने पर्सनल फंड उपलब्ध कराते हैं कि नहीं यहाँ हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो सरकारी टीचर का पैर उठता है तो उसका मीटर चालू हो जाता है। यहाँ अरे तो ऐसा नहीं, पूरे देश में ऐसा ही। ये हमारा TA तो होता ही है ना, उसमें क्या है, उसका कैलकुलेशन तो लगे ना। वो तो हमको उस वातावरण में रह के वैसी आदत हो जाती है। इसमें कोई मैं आपके लिए गलत कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, सिस्टम की बात कर। हाँ जी, माइक पीछे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ सॉरी, पहले इनको बोलने देते हैं। चलो आप खड़े हो गए तो बोलो आप बोलो। मुझे लगता है भैया कि मैं काफ़ी दिनों से आप आपका परिचय दो। हाँ जी, मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है और मैं टीम हैप्पीनेस से हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली से टीचर हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे कम से कम अपने पक्ष को यहाँ पे ज़रूर रखना चाहिए। शुरुआत में जो मुझे याद है पहला शिविर हमारा हुआ था, तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न थे और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने वो सारे प्रश्न यहाँ पे इस पटल पे रखे, क्योंकि जब हम वो प्रश्न अपने नहीं रखते तो हमारी सहमति, हमारी स्वीकार्यता भी कहीं न कहीं से कुछ
शंकाओं के साथ रहती है या तो नहीं रहती। तो अगर कोई प्रश्न अपने रखता है कि आप वहाँ से पहले दिन ही इस बात का प्रस्ताव रखते थे कि आपको मतलब कोई फॉलोवर्स नहीं बनना, तो किसी को बिना जाने बिना समझे मान लेना हमें लगता है कि वो भी उचित नहीं होता है। बिल्कुल। तो हम सब ने इस तरह के तर्क किए। आज के डेट में लगता है कि शायद दिया गया हमने उसका पूरा सदुपयोग किया है। हाँ नहीं, अभी लगता है कि शायद वो प्रश्न कितने हमारे वैसे थे, नहीं करने चाहिए थे मुझे, लेकिन अभी भी मुझे आश्वस्त रहती है उस बात की कि वो प्रश्न मैंने किए और अभी भी लगता है कि वो प्रश्न उस समय मुझे करने ही चाहिए थे। बिल्कुल ठीक। तो बहुत बहुत आभार भैया। हमें लगता है कि अब हम जिस मजबूती के साथ यहाँ खड़े हो पा रहे हैं, मेरी अपनी स्थिति कितनी है ये एक अलग मुद्दा है, वो अध्ययन के साथ साथ धीरे धीरे और बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन जो स्वीकार्यता है, जो धरातल, जिस धरातल पर हम खड़े हैं विश्वास के धरातल पे, वो बहुत मजबूत है और मैं इसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आप सबका भी और अपने टीम का, अपने गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें ये अवसर उपलब्ध कराया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ जी, थोड़ा आपका परिचय से। मेरा नाम रंजोत है, मैं गुड़गांव से हूँ। तो एक छोटी सी लर्निंग जो मुझे मिली अभी वो शेयर करना चाहता हूँ। तो हम बचपन में ऑब्वियसली माता पिता का इतना पैसा नहीं था उनके पास, तो जैसे बिजली पंखा चलता है तो मम्मी बोलती थी कि ये बहुत मुश्किल से पैसा आता है, तो पंखा जाते हो तो बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। तो हम उसको सीख गए। तो हम बोले कि चलो हम निकल रहे हैं उनसे बाहर, तो पंखा लाइट बंद करके वेस्टेज नहीं करेंगे। अभी जब हम अपने पैरों पे खड़े हुए तो पैसा आया, तो अभी लगा कि यार अब तो पैसा है, अब क्यों, अब मतलब कर सकते हैं, इसका क्या जाता है, बिल पे कर रहे हैं। अभी छोटा बच्चा है हमारे घर में, मेरा नेफ्यू है, तो उसको ये समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि तुम क्यों पंखा बंद करके जाओ बाहर, ये बिजली का बिल तो हमारे पास पैसा है, हम कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पैसा नहीं। फिर हमने जब ये देखा तो जो वो होता है कि आप सही से सीखते हो, गलतियों से नहीं सीखते। तो ये देखा कि यार ये जो प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहे, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ताकि आप पैसा बचाने के लिए या किसी के लिए करो। तो जब ये सीखा तो अब मुझे लगता है मुझे समझ आ गई, तो मैं उसको समझा सकता हूँ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो इससे समझ में आया कि भय, प्रलोभन, आस्था से आदमी को नियंत्रित फाइनली नहीं किया जा सकता। सही का रेफरेंस ही उसको छूता है, व्यवस्था ही उसको छूती है, उसको खुद में ये स्वीकार हो जाए ये ऐसा ही है। तो एक छोटा सा एग्जांपल वो टच करता है। आदमी का जिसके साथ भी संबंध है, तो मैं कितना ही बड़ा वीआईपी सही, कोई कितना ही बड़ा वीआईपी सही, यदि आपके घर में आएगा और मैं चप्पलें बाहर निकले हुए देखता हूँ, तो मैं चप्पलें निकाल के जाता हूँ कि चप्पल पहन के चला जाता हूँ। इसका मतलब है कि यदि मेरी संबंध की स्वीकृति है आपके साथ, तो मैं आपके बनाए हुए, किसी के यहाँ चप्पल बाहर रहती है, किसी के यहाँ ड्राइंग रूम तक जाती है और किसी के यहाँ किचन में भी जाती है। सबने अपने घर की अपनी अपनी सेटिंग बना रखी, लेकिन ये समझते हुए कि भी इनके घर की सेटिंग ऐसी है, इसलिए मेरे को इसको वायलेट नहीं करना। तो यदि आदमी को संबंध की स्वीकार्यता है, तो वो आदमी के बनाए हुए नियम का इतना सम्मान कर पाता है। यदि उसको अस्तित्व में के साथ अपने संबंध की स्वीकार्यता हो जाएगी, तो क्या उसके नियम का सम्मान नहीं कर पाएगा? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कि मुश्किल वाला काम। हाँ, इतने साल की हमारी प्रैक्टिस, हमारे पूर्वाभ्यास, इंद्रियों के साथ जिस तरह से हमने सुख पाए हैं उसके अभ्यास, और हमारे पूर्वाग्रह, हमारे आग्रह कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं श्रेष्ठ, मैं अच्छा, है ना, जो भी अहंकार हमने अपने बनाए हैं वो हमारे आड़े आते हैं। उसमें कुछ समय लगता है बड़े लोगों के लिए। चलिए, तो कल हमने जितनी चर्चा की उससे काफी हमारी क्लैरिटी बनी। एक बात मैं कहना चाह रहा था, हाँ, जैसी असफलता पे बात हो रही थी, तो ये नए स्टार्टअप कल्चर में एक नई चीज़ निकल के आई है जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी है। जो टर्म निकल के आई है कि फेल फास्ट, कि फेल हो और जल्दी जल्दी फेल हो, जल्दी जल्दी फेल होके, मतलब ऐसा नहीं कि फेलियर से डरना है, जितनी बार फेल होना है जल्दी जल्दी होकर आगे चलो।
ये काम कर बहुत बढ़िया, चीजें बदल रही हैं। फाइनली टर्नओवर अचीवमेंट नहीं है। देखो ये सब परिभाषाएं भी बदलेंगी कि हम फाइनली अचीवमेंट किसको माने। तो फाइनली जो अचीवमेंट कल मानव लक्ष्य लिखा था, तो समाज में आपका योगदान क्या है, देश के लिए आपका योगदान क्या है। फाइनली अचीवमेंट परिवार के लिए आपका योगदान क्या है। अचीवमेंट उस सेंस में आएगी, अचीवमेंट टोटलिटी में आएगी, है ना। तो यदि हमारा वो परिभाषाएं बदल जाएंगी, सारी परिभाषाएं जिंदा रहने से जीने में शिफ्ट हो जाएंगी, तो वो अपनी टोटलिटी में आ जाएंगी और चीजें आराम से सेट हो जाएंगी। जो हमने भूत चढ़ा रखे हैं बहुत सारे, उसका दबाव नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़े। बोर्ड साफ। तो कल हमने अर्थशास्त्र को रिपेयर किया, मनोविज्ञान समाजशास्त्र को और रिपेयर कर सकते हैं, आगे देखेंगे। सब साफ। दिन से ये बातचीत चली रही है कि आजकल के बच्चे किस तरह से उनका व्यवहार चल रहा है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो हवा चलती है वो सबको लगती है। तो हम लोग अपने घर में एक अच्छा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश हमेशा करते रहे, हर पेरेंट करता है, हम भी करते रहे हैं। तो जब हम पढ़ाने के सेंस में फेज में रहे बच्चों के साथ में, तो पूरा का पूरा बेस्ट टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम जो उनको हम डिवोट कर सकते थे और जो उनके संस्कार बनाने में हमने कोशिश की, वो हम करते रहे और हमने वो देखा कि पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे थे। पर एक समय ऐसे आता है जब बच्चे अपनी समझ उनकी होने लग जाती है, तो अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि जैसे बात हो रही थी कि टू व्हीलर और ये, पहले वो अपने पेरेंट के हिसाब से चल रहे होते हैं, लेकिन जो आसपास में दिखता है तो उनको लगता है कि पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हम लोगों को मुश्किल होती है। वो चीज़ें भी चेंज करने की कोशिश हम लोगों ने करी कि बच्चा उस लेवल पे आ जाए कि अपने आप को प्रेजेंट कर पाए कि हाँ ये चीज़ मेरे पास में है, बट अब मैं यूज़ नहीं करता, तो वो मेरी अपनी सोच है, मेरी समझ है। हम ठीक है अपने उस लेवल पे हैं कि हम उस शायद कॉन्फिडेंस से जी पाते हैं, या पता नहीं भी जी पाते होंगे, या फिर समय लेते होंगे उसको पूरा करने में। तो इस तरह से बहुत सारे बातें जो हैं हम लोगों के साथ डेली रूटीन में आया करती हैं। तो फिर उसके बाद आता है कि ये चीज़ वो चीज़ एंड प्रोवाइड करते जाते हैं। तो उसके बाद ये सोच मन में रहती है कि जिस दिन उनको समझ आ जाएगी, उस दिन उनको पता लग जाएगा कि अब हमें क्या चाहिए। लाइक आप जैसे आवश्यकताओं की बात कर रहे थे कि कौन सी मेरी आवश्यकता है, साधन पूरे सीमित मतलब है मेरे पास में, सब कुछ है, लेकिन मेरी आवश्यकता कितनी है, मुझे कहाँ तक जाना है, ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाए। तो इसी में हम लोग काम कर रहे हैं, और जो मैं 3-4 दिन से यहाँ पर सुन रही हूँ, मुझे लगता है कि हम उस पे काम कर रहे हैं। क्या मेरी समझ में कुछ कमी है, मुझे और समझने की ज़रूरत है, इस पे और काम करने की ज़रूरत है, या मैं सही चल रही हूँ? मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। और कितना मुझे अपने आप में समझ जो आप बता रहे हैं उस पर हम सोच रहे हैं। 3 स्टेप हैं जी। ये पहला स्टेप है जिसको हम जीवन विद्या शिविर कह रहे हैं। दूसरा स्टेप है जिसको अध्ययन बिंदु शिविर कह रहे हैं। तीसरा स्टेप है जिसको मानव व्यवहार दर्शन शिविर कह रहे हैं। 3 स्टेप में बर्ड व्यू आ जाता है। तो बर्ड व्यू आप देख लीजिए, उसमें अपने आप को दिख जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है, कितनी नहीं है, और हवा घर में नहीं चल रही है, बाहर वाली हवा ज़्यादा तेज है, तो फिर उससे कैसे निपटेंगे और उसमें कैसा लगेगा, उसका आगे का डायनामिक्स देखें। सर मेरा अभी यहाँ क्वेश्चन ये भी था कि जैसे हम हर चीज़ प्रोवाइड करते जाते हैं और हम लोगों को लग रहा है कि भाई शायद एक दिन समझ आ जाएगी, क्या ये फेज ठीक है, या कहीं पर बीच में साथ समझाना आगे जरूरी भी है? नहीं है, आपने समझाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पूरा समझना महत्वपूर्ण है। हम पूरा समझे हैं, इसको आप चेक कर लो, है ना। आपके भाव और विचार की सारी स्थितियाँ 24/7 कैसी चलती हैं, घर से लेके बाहर तक, उसमें कितना तृप्ति या तृप्ति को फेस करते हैं, उसको देख लीजिए। उसमें कोई कमी लगती है तो उसको कैसे पूरा किया जाए, उसको देख लीजिए। मेरा कहना है कि हमारा ध्यान अभी दूसरे को समझाने पे ज्यादा है, स्वयं पे ज्यादा भी, और समझने वाले पार्ट पे कम है, और उसमें अधूरापन रहता ही है। हम कुछ भी करते रहे, चीजें बहुत मूव नहीं होती।
मीन्स अभी अपने ऊपर और काम करने की जरूरत। देखो जैपनीज और इंडियन अप्रोच में ऐसे ही बोलते हैं कि जैपनीज जो अप्रोच है वो किसी काम को शुरू करने के पहले बहुत ज़्यादा प्लान करता है, फाइन डिटेल तक प्लान पहले हो जाता है। मकान बनाना है तो वो कीला भी कौन से साइज का लगेगा वो सब पहले से तय है। अपने यहाँ नक्शा पे बनने के पहले भी खुदाई शुरू कर देते हैं कि खोद ले फिर देखते जाएंगे। हाँ। तो नक्शा भी खुदते ही बनता है और सब चीज ऑनलाइन ही चलता है, तो थोड़ा सा उसमें अलग तरह की स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने जितनी चर्चा की है उसमें हमारी ये क्लैरिटी बन रही है। तो हमने देखा कि मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक प्रकार की आवश्यकता भौतिक है, दूसरे प्रकार की आवश्यकता भाव है। भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है, भाव की आवश्यकता मन के लिए है, मेरे लिए है, मन के लिए है। मन शब्द छोटा पड़ता है, उस सच्चाई को व्यक्त करने के लिए आत्मा शब्द के साथ अपने नोशंस जुड़े हुए हैं, है ना। मैं शब्द ईगो के साथ जाके जुड़ जाता है, इसलिए एक नया शब्द इंट्रोड्यूस करते हैं, जीवन। जीवन शब्द को यहाँ उस एंटिटी के लिए बोल रहे हैं जो शरीर को चलाता है, जिसके शरीर के साथ होने से मानव कहलाता है, जिसके शरीर ना होने से शरीर लाश कहलाता है। ठीक। आत्मा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आत्मा अपने आप में एक, जैसे हमने कहा कि आत्मा ईश्वर का अंश, ऐसा लगभग हमारे वेदांत का ऐसा पॉस्टुलेशन आता है। अब आत्मा ईश्वर का अंश है, इसका मतलब ईश्वर का टुकड़ा होता है, यानी बोले ईश्वर तो अखंड है। फिर अंश कैसे हुआ? बोले जैसे घड़े में चांद की परछाई पड़ती है ऐसे है, इसका मतलब है नहीं, लग रहा है। सर एनर्जी कह सकते हैं इसको। अब हमारे पास एनर्जी एक ऐसा शब्द है जिसको हम कहीं भी डाल देते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा वस्तु के रूप में क्या चीज है, कटता नहीं है, फटता नहीं है, मरता नहीं है, जलता नहीं है, ये बहुत सारी बातें ठीक है। लेकिन आत्मा वस्तु के रूप में क्या चीज है? वस्तु में चीज क्या है? जैसे ग्लास एल्युमिनियम है, पेन प्लास्टिक है, मैकेनिज्म है, वैसे ही आत्मा वस्तु के रूप में क्या चीज है और कहां से आ गया और क्यों आ गया। तो जब तक ये पूरी क्लैरिटी हमारी नहीं बनेगी तो उस शब्द के साथ हमारी अपनी कंडीशनिंग है, तो मैं कुछ और बोलूंगा, आप कुछ और समझोगे, तो वो कंफ्यूजन मत हो, इसलिए आत्मा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं शब्द अपने आप में यूज भी कर लेंगे, लेकिन एक नया शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या चीज के लिए? एक रियलिटी जो कि अपने आप में भौतिक रासायनिक नहीं है, जो माँ बाप से पैदा नहीं होता है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता है, जो समाधान पूर्वक सुखी होता है। एक ऐसी एंटिटी जो शरीर को चलाता है, उस एंटिटी को नाम दे दिया जीवन। मैं जीवन हूँ, मेल या फीमेल शरीर को चलाता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, बढ़िया, नया नाम दे दिया। नाम क्या आपने? तो मेरा नाम सोम है, किसी दूसरे परिवार में रहता टॉम रहता, क्या फर्क है? सर क्वेश्चन यही है कि जैसे अब तक मान लीजिए धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने आत्मा शब्द सुना, फिर हमने साइंटिफिकली समझने की कोशिश की, तो हमने समझा हर चीज को एनर्जी चला रही है, बॉडी को तो एनर्जी क्या चीज एनर्जी है? हाँ जी, आपको एनर्जी से कुछ पता नहीं चलता। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ आए, हमने जीवन समझा, तो कुछ हमें समझ आ गई बात, लेकिन अगर हम कहीं और जाके ये बात करते हैं और जीवन शब्द का इस्तेमाल करें, उन्हें लगेगा ये नई बात बता रहे हैं। कोई बात नहीं, तो हम कैसे बताएं? पानी पीते हो ना, एक बार पी लिया, फिर उसको नीर बोलो कि वाटर बोलो कि पानी बोलो, वस्तु से परिचय हो गया तो शब्द भारी नहीं पड़ता है। वस्तु से जब तक परिचय नहीं हुआ तब तक शब्द भारी पड़ता है। तो वस्तु से परिचय हो जाएगा तो शब्द प्रॉब्लम नहीं देगा। तो सर जब हम औरों के साथ शेयरिंग करें, अभी भूल जाओ, अपने साथ शेयरिंग करें। हमारा सारा फोकस ही दूसरों पे आता है। नहीं सर, अपने तो कर ही रहे हैं। नहीं, अपने पे तो करेंगे ही नहीं, अपने से करेंगे। लेकिन फिर से ये भी बात है, जैसे हम आपसे कुछ सीख रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, मत भूल जाओ, आप कुछ नहीं होगा ये सब बात। लास्ट पे पूछ लेना जो कुछ पूछना है। इसलिए मैं शुरू में बोलता हूँ, आपको सुनना, अपने को नहीं सुनना है, अपने को किसी दूसरे के लिए सुनना है। नहीं सर, हाँ सर, या तो बच्चों को ठीक करना है कि समाज को ठीक करना है।
सर शेयरिंग मन करेगा आज आगे करने मन करेगा तो अपने साथ करना ना। आपने पहले देख तो लो कि तुझे जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसको मैं कितना पहचान रहा हूँ। मैं नहीं पहचान रहा हूँ, दूसरे से कितनी बात भी कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। हो रहा है ना, जिस घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, एक बेड पे 36 साल सो के एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, इससे और क्या बात होगी, जबकि हमारा सब कुछ एक दूसरे के लिए। देखो धरातल पे खड़े होकर बात नहीं करेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, जमीन पे कुछ नहीं निकलेगा। प्रवचन हो सकते हैं, सेमिनार हो सकते हैं, प्रिंट छप सकते हैं, मीडिया, बाकी सब हो जाएगा। नहीं बिल्कुल, आपने तो वर्क करने की हमारी पूरी कोशिश है सर। लास्ट ईयर लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा ब्रीफ हमें बताइएगा कि हम अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन करें, हम एग्जाम्पल बने, इस सब की कोशिश है। फिर भी अगर हमें ज़रूरत पड़े एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ कुछ शेयरिंग की तो हम कैसे कर पाए, बस ये मेरा एक जिज्ञासा है। क्वेश्चन ही गलत है। इसलिए क्वेश्चन गलत है, जो चीज आपके पास होती है, यदि आपके पास कोई चीज कंप्लीटली है तो उसको है और दूसरे के साथ ये अलग अलग नहीं होता है, वो ट्रांसफर अपने आप होता है, वो ऑटोमेटिकली। एक बार आपने कपड़ा सिलना सीख लिया, उसमें रेशो होता है, बाजू का रेशो, इसका रेशो, इतने रेशो में कपड़ा कटता है। एक बार कपड़ा काटना सीख लिया तो मोटे के लिए अलग से सीखना पड़ता है, पतले के लिए अलग से सीखना पड़ता है, मेल और फीमेल अलग सीखना पड़ता है। एक बार वो सिद्धांत पकड़ में आ गया तो सबका सिल देते हैं। तो मूल बात ये पकड़ में आ जाए कि दूसरा भी मानव है, मैं भी एक मानव हूँ, और हमने तो करके देख लिया ना। एक एटम पकड़ेगा, एक एटम पकड़ा कि सारे एटम पकड़े, एक एटम पकड़ा पूरा मेटल वर्ड समझ में आ गया, एक सेल समझ में आई पूरा प्राण संसार समझ में आ गया। अपने आप को ही समझना है, बाकी सब अपने आप होना है। ये स्थिर नहीं होता है, ये स्थिर होने में भी 2-3 शिविर 3-4 शिविर का समय लग जाता है कि जब ये स्थिर होता है कि हाँ लिसनिंग 100% है। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि हम एक नया शब्द इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम कहेंगे कि मन की जगह एक नया शब्द यूज करेंगे कि हम कहेंगे कि जीवन है। तो बेसिकली हमने पाया कि दो चीजों के साथ साथ होने का नाम मानव है, जीवन और शरीर। इसको मैं शब्द भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और शरीर, मन थोड़ा सा छोटा पड़ता है क्योंकि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि कई सारी चीजें हैं, तो मन उसमें छोटा पड़ता है। मैं बोलता हूँ तो वो कंफ्यूजन में जा सकता है, इसलिए नया शब्द को इंट्रोड्यूस कर लिया, मैं भी यूज कर लेंगे। चलिए, अब हमारे काफी सारी चीजों पे ध्यान जाता है। अब देखिए, जैसा रहे मन वैसा खाए अन्न, या जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अभी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह से कल हमने डिफरेंशिएट किया था भौतिकता और भाव को, आज हम डिफरेंशिएट करेंगे शरीर और मैं को। तो शरीर और मैं को डिफरेंशिएट करें, कितने डिफरेंस आप लिख सकते हैं फटाफट? भौतिक है। चलिए, ये भौतिक है, ये अभौतिक है। इसमें शरीर में आवश्यकताएं अलग अलग हैं। शरीर भौतिक है, इसलिए उसकी आवश्यकता भी भौतिक है। ये अभौतिक है, इसलिए इसकी आवश्यकता समाधान है, भाव है, ज्ञान है, जो नाम आपको ठीक लगता हो, एक ही बात है। शरीर की ताकत निश्चित है, शरीर की ताकत सीमित है, निश्चित है। इधर असीम है, असीम है या असीमित है। ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील है। ये शाश्वत है, ये शाश्वत है। ये साधन है, ये साध्य है। ये साधन है, ये साध्य है। शरीर स्थूल है, शरीर स्थूल है। मैं सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म है। ये भोगने का कार्य करता है शरीर, साधन है उसमें। आप साध्य कैसे लिख देंगे? साध्य कोई पॉइंट है, ये भार है शरीर में, ज्ञान भार है शरीर में, बेसिकली ऐसे कनेक्ट होता है। भार है, ये भारहीन है या ये भार भार सहित है,
ये भारहीन है। ये भारहीन है। बढ़िया, गुड। नष्ट होने वाला, परिवर्तनशील। ये इंद्रिय गोचर अतीन्द्रिय भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सब इंद्रिय गोचर है, ये इंद्रियों से पकड़ में आता है। ये ज्ञान गोचर है, ज्ञान पूर्वक ही पकड़ में आता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी आ सकता है, दोनों का अलग अलग। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। ये क्षणिक है, वो निरंतर है, वो परिवर्तनशील है। हो गया, गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी, नमस्ते सभी संबंधियों को नमस्ते। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं दिल्ली से अनिल अलाउन और जो है ना 2008 से जुड़ा हुआ। अच्छा, लेकिन अभी तक आप पिछले 3 दिन थे? जस्ट अभी आया हूँ। हाँ, वही चेहरा नया दिखाई दिया इसलिए से। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश से। अच्छा, किसके संजीव चोपड़ा। अच्छा, जी बोलिए। शरीर में तो बाहर होती है, कोई भी घटना बाहर होती है और उसको शरीर केवल महसूस करता है। और देखिए, यहाँ रुकने की जरूरत है। शरीर महसूस नहीं करता, मैं महसूस करता हूँ। वो कोई भी बाहर को, जैसे आप बोल रहे हैं, तो वो शरीर के द्वारा, कानों के द्वारा, संवेदनाओं के द्वारा मैं ही महसूस करता हूँ। और मैं उसको हर क्षण उसको देखता हूँ और माइन्यूटली उसको देखता हूँ और उसी के आधार पर मैं अपने भाव बना। और देखिए, यहाँ इसको कर सकते हैं, ये दृश्य है, ये दृश्य भी है और दृष्टा भी है। ये देखने वाला है, वो होशपूर्वक देखता है और समझ के साथ देखता है। ठीक, मैं जो समझ के साथ देखता ठीक, और उसके बावजूद अपना भाव बनाता है और फिर शरीर को बोलता है कि अब आप रिएक्ट कीजिए कि कैसे रिएक्ट करना। जी, बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? मन में लाइकिंग है, एक मन इधर पसंद है उसकी मन की। हाँ। और शरीर के लिए सूटेबिलिटी है किसी भी चीज। अच्छा, बढ़िया। देखिए, ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ देखा जाए तो अनुकूलता प्रतिकूलता है। शरीर के लिए कोई चीज अनुकूल है या कोई चीज प्रतिकूल है। ठंडी गर्मी है ना, खाना पीना। इधर क्या लिखेंगे? इसमें इधर देखा जाए तो सुख दुख है। अच्छा लगता है या नहीं अच्छा। उसके बाद आपका इसमें मैं अहम है, वो एक समस्या, पर समस्या नहीं लिख रहे हैं, नेचुरल डिफरेंस लिख रहे हैं। नेचुरल शरीर की डिपेंडेंस है चीजों पे, तो भौतिक में भी आ जाता है। हाँ, शरीर की आवश्यकता भौतिक रासायनिक से। इसमें इंट्रोस्पेक्शन ये दृष्टा है। हाँ, इसमें विल पावर के स्ट्रॉन्ग होना आ जाता है। ये विल पावर इधर है, सारी आशा इधर है, विचार इधर है, इच्छा इधर है। शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, इसमें स्ट्रेंथ है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये शरीर का जुगाड़ है। हाँ, वो लिख दिया। हाँ जी। मन में फियर भी हो सकता है। हाँ, डिफीट, फियर वो आ सकती है। भाव। हाँ, और शरीर में एक्शन। बाकी तो परिवर्तन में बहुत सारा आ जाता है, एजिंग, ग्रोथ, एक्सटिंक्शन, रीबर्थ। बढ़िया, इसको लिखते हैं। देखिए, अब ये समझ में आ रहा है कि जन्म किसका होता है। जवान कौन है, बूढ़ा कौन है, बीमार कौन है, मेल कौन है, फीमेल कौन है। ठीक, ये सब शरीर का फिनोमेना है। आप मेल हैं कि फीमेल हैं? कल भी कहा था, आप ना मेल है ना फीमेल। इधर कोई मेल फीमेल नहीं है। ज्ञान, भाव, प्यार, सम्मान, विश्वास, समझना, इधर कोई मेल फीमेल नहीं है। तो पता चलता है कि मैं मेल फीमेल नहीं हूं, मैं तो एक समझने की अक्षय बल शक्ति संपन्न, समझने की अक्षय बल शक्ति संपन्न इकाई हूं
निरंतर सुख की चाहत, जिसकी मूल चाहत है, ऐसी इकाई हूँ। जो समाधान पूर्वक सुखी होता है, एक ऐसी इकाई हूँ। मैं मेल या फीमेल शरीर चलाता, तो मेल, जन्म, बढ़ना, मरना, जड़ना सब इधर आ गया। प्रोग्रेस भी आएगी। हाँ जी, प्रोग्रेस। हाँ, मैं में देखा जाए तो चेतना विकास है। प्रोग्रेस की बात करेंगे तो यहाँ चेतना विकास है। जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। हाँ, मैं मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, जीवन, मैं, सेल्फ, ये एक ही शब्द है। स्पिरिट, सोल, रूह सब इधर ही आ गया। समझेंगे और समझेंगे। जिस चीज में आपकी सहमति ना बने उसको नोट लिख के डाल दें कि मेरी सहमति इसमें नहीं। वक्त आने पे बात करें। ये मुझे पूछना था कि शरीर एक एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है और मन एक इंटरनल ड्राइविंग फोर्स है। वो लिख दिया स्थूल में आप। सर शरीर चोट लगी है तो किसको लगी? मन को लगी? चोट लगी है तो किसको लगी है बताओ? चोट किसको लगी है और दर्द किसको होता है? है ना? तो शरीर को कोई दर्द नहीं हो रहा है। कितने लोग हैं जिनको चोट लगी और जिनको चोट लगी का जिंदगी में कोई एक्सपीरियंस है? जिस समय चोट लगी उस समय आपको पता नहीं चलता है। कितने लोगों को एक्सपीरियंस है? ठीक, जब ध्यान जाता है तभी वहाँ रोना गाना शुरू होता है। इसका मतलब है जब तक जैसे बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, सबको आग लगा दें, कोई दिक्कत है क्या? जब तक आपको पता नहीं चले। तो जब तक आपको पता नहीं चले, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके शरीर को भी एनेस्थीसिया लगा दिया जाए और आपको चूंकि सूचना नहीं मिल रही है, नर्वस सिस्टम को ब्रेक कर दिया, तो शरीर को भी काट के ले जाओ, अपने को कोई दिक्कत नहीं। मैं देख रहा हूं कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया। लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया, मेरे सामने एक एक करके उंगली काटी जा रही, मेरे को दिख रहा है कि ये भी गई, ये भी गई। ठीक, अपने को दर्द कुछ नहीं। अपन बढ़िया राजनीति में बात कर सकते हैं क्योंकि दर्द तो नहीं हो रहा है। हाँ, उंगली नहीं रहेगी ये समझ में तो आ रहा है, उससे जो होना सो होएगा। और यदि वो उंगली में बता दिया कि वो गैंग्रीन वैंग्रीन क्या क्या रहता है पूरा शरीर में फैल जाएगा, तो अब कट रही है तो उसकी भी खुशी है कि अब झंझट खत्म हो गई, अब मेरी स्वीकृति है कि कटी जाएगी। तो एक बात की क्लैरिटी बनी कि देखो ये सब इतना बढ़िया चीजें हैं। जब आप ठोकर खा जाते हो तो सामने वाला क्या बोलता है? पैर ठीक से रखो। क्या बोलता है? पैर ठीक से क्यों नहीं रखते? वैसे बोलता है ध्यान से चलो। जब कोई चीज दिख नहीं रही है तो क्या बोलते हैं? आँख खोलो, नहीं ध्यान से देखो, है ना? स्वाद का, नमक का पता नहीं चला, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? इसका मतलब क्या है? आँख खुली है, पापा पढ़ने बोलते थे, अपना पढ़ने का मन नहीं होता था, बुक खुली रहती थी, कुछ नहीं दिखता था। तो आँख खुली है, रेटिना पे चित्र बन रहा है, मुझको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यदि मैं हॉल में बैठा हूँ और मेरी आँख खुली है तो रेटिना पे जितना भी सामने है सबका चित्र पड़ ही रहा है, लेकिन मुझको क्या दिखाई देता है? जो मैं देखना चाहता है। हाँ, इसको लिखा हुआ है, फिर भी ये बार बार ऐसे ही खुलता है और अनाउंसमेंट भी की गई है। इसका मतलब जीवन कहीं और बिजी है, उसका ध्यान अभी नहीं जा रहा है, इतनी ही बात है। वो कोई जानबूझ के गलती करना चाहता है ऐसा नहीं। कोई ऐसे चल रहा है और उसको आप बोल देते हैं कि ध्यान से देखो, लेकिन मान लो कोई आदमी मेरे में टक्कर मारे तो मैं क्या देखूं? शरीर तो ठीक हो गया, जीवन और ठीक होना है अभी। अब ये कितने शिविर में होगा ये देखते हैं। क्वेश्चन जेन्युइन बिल्कुल नहीं। भाई एक इसमें और आ सकता है, नीड ऑफ बॉडी वो लिख दिया। आवश्यकता भौतिक रासायनिक है, शरीर स्वयं में भौतिक है, इसलिए मेरा थोड़ा पॉइंट इसमें रेगुलर इंटरवल पे रेपिटेटिव है, वहाँ नहीं। हाँ, तो इसकी कल वो चर्चा किया था कि इसकी नीड सामयिक है,
समय अनुसार है, अलग अलग है, वो दोनों कल वाले आ जाएंगे। इसकी नीड हमेशा एक जैसी है। गुड, बढ़िया, ये ठीक। सर जो शरीर आप कहाँ हो? मैं इधर खड़े होके बोलो। सर जो शरीर है उसको हम नहीं चला सकते, वो मतलब कि जैसे ब्रीदिंग वो सब खुद ही होता है। और तो इसका मतलब है कि शरीर में 3 तरह की क्रिया है। एक तरह की क्रिया जिसको हम कहें शरीर सापेक्ष। शरीर सापेक्ष क्रिया वो है जो बायोलॉजिकल है। एक दूसरी क्रिया है जिसको हम कह रहे हैं कि जीवन सापेक्ष। एक तीसरी क्रिया है जिसको हम कह रहे हैं मानव सापेक्ष, मतलब मानव से रिलेटेड है, शरीर से रिलेटेड है और जीवन से रिलेटेड है। जैसे शरीर में क्या आएगा? हाइट का बढ़ना, बाल का बढ़ना, डाइजेशन, ब्रीदिंग, ये सब बायोलॉजिकल है। तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसका कोई नियंत्रण नहीं है, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसमें शरीर का कोई नियंत्रण नहीं है। सोचना, सुखी होना, दुखी होना, बेसिकली वो जीवन वाले भाग में, मतलब भाव वाले भाव। तो जितना भाव जगत है वो इधर आ गया, वो इंडिपेंडेंट है, शरीर नहीं है तब भी हो रहा है, उसको समझेंगे। इसमें क्या आएगा? मानव में क्या आएगा? मेरा हाथ उठाना, मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा गुस्सा होना, ये दोनों, ये जब तक दोनों नहीं काम मिलेंगे तब तक ये वाला काम नहीं हो रहा है। तो हम अपने आप में क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी क्रियाएं मानव के रूप में मुझ में हो रही हैं जो केवल बायोलॉजिकल है, जो शरीर की अपनी व्यवस्था के तहत हो रही है। कितनी क्रिया है जो मैं मानव रूप में करता हूँ और कितनी क्रिया है जो मैं जीवन रूप में इंडिपेंडेंटली भी कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हम मानव, अपने मानव होने का अध्ययन करेंगे। देखिए, फिर से कहना चाहता हूँ, जब भी मानव समझ में आएगा, स्वयं में समझ में आएगा, दूसरे को चर्चा इसमें नहीं है। और आपको एक मानव समझ में आ गया तो 900 करोड़ से बात कर सकते हैं। तो जितना हो सके अपने में स्व निरीक्षण पूर्वक एक एक चीज को गहराई से देखेंगे। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल इतनी ही बात है कि अब तक हमारे पास रेफरेंस नहीं था। रेफरेंस नहीं था तो क्या देखते? बोले सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अब सेल्फ का पता चले तो उसको ऑब्जर्व करें। अंधेरे कुएं में देखे तो क्या देखें? अंधेरा ही दिखेगा, है ना। तो थोड़ा बहुत सुकून लगता है, थोड़ा बहुत रिलैक्स होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सच्चाई या तो अनुसंधान करना होगा या मेरे पास रेफरेंस है, उस रेफरेंस के साथ में चलना होगा, है ना। सर ये जो शरीर और मानव है, ये दोनों इधर हम शरीर में इन दोनों में किधर क्या ये जो आपने बताया, जैसे मैंने अभी बोला था कि हम शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि आपने एक ऐसी चीज बोली जिसकी वजह से मेरे को ये 3 वो खोलना पड़ा कि हम उनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन मानव रूप में भी जो हो रहा है वो फाइनली हम उसको समझ तो सकते हैं ना कि ये शरीर वाला भाग है। दोनों को मिला के मानव, ये दोनों को मिला के मानव। बढ़िया, गुड। इसमें जो 2 पॉइंट है, एक बायोलॉजिकल है, एक इंडिपेंडेंटली है और एक कंबाइंड तौर पे दोनों की कॉम्बिनेशन से हो रहा है। बिल्कुल, जैसे सांस लेना अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंट है, नहीं तो अपन भूल जाते तो क्या होता, अपने हिस्से में आ जाती सांस लेना, तो चलता ही रहता है। लेकिन हम रोक सकते हैं कोई एक समय तक, ठीक है। पलकों का झपकना चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी हार्ट का धड़कना अपने हाथ में नहीं। रूटीन में कहेंगे तो कोई चीजें हमारे हाथ में नहीं। मानव सापेक्ष का मतलब है कि जैसे अभी आपने बोला, कैसे बोला? पहले बोलने के लिए मन सोचा, क्या बोलना है वो तय किया, फिर आपने मुंह खोला। तो इसका मतलब है कि इसमें जीवन और शरीर दोनों शामिल हो गया। ठीक हो गया? आपने सोचना कहा जीवन में, अभी सोचना या वो अन्य भाव। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तब भी क्या ये सोचना चलता रहता है? सपने वही देखते हैं। आप सपने रात में देखते हो? सोचना तो जो है मीन्स कंट्रोल एक वो है, और सपना तो जो है एक अनकंट्रोल। अभी आप कंट्रोल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपका जीवन का अधिकार बढ़ेगा वो कंट्रोल में आ जाएगा। जितना दिन के समय हमारे भाव और विचार पे हमारा कंट्रोल रहता है, जैसे जैसे जीवन पे पकड़ बनेगी, आपका सपना भी आपके कंट्रोल में वैसे ही चलेगा जैसे दिन में चलता है।
कर तो मैं ही रहा हूँ। हाँ जी सर, हमारा जो स्पर्श होता है, स्पर्श एक ही होता है, पर जो स्पर्श है वो शरीर से फील किया जाता है, और उस स्पर्श में क्या भावनाएं छुपी हैं वो मैं में आता है। जैसे एक माँ का स्पर्श होता है, वो छू तो हमारे शरीर पर नहीं होती हैं, पर उसकी जो भावनाएं हैं वो मैं में आ जाती है। समझना मैं गुड। रात को ना गोष्ठी में एक बात आई कि बच्चों को हम कहते हैं कि ध्यान से ये काम ध्यान से करो, जैसे अभी बात हो रही थी कि ध्यान से करो। हमारा ध्यान नहीं होता है, बच्चे काम कर रहे होते हैं उनका ध्यान नहीं होता, या हम भी अगर कोई काम कर रहे होते हैं हमारा ध्यान नहीं होता। तो डिस्कशन के अंदर एक बहुत सुंदर सी चीज़ निकल के आई कि हमें ध्यान से काम करना सिखाया किसने। तो हमारे माँ बाप बोलते थे भाई ध्यान से करो या कंसंट्रेट होकर करो। ना तो हमारी आज तक कोई क्लास लगी कि कंसंट्रेशन कैसे करना है, ना हमको किसी ने सिखाया। अब हम बच्चों को बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर, लेकिन हमने आज तक उनको सिखाया तो नहीं कंसंट्रेशन से पढ़ाई कैसे करनी है और कंसंट्रेशन कैसे आती है। तो बोले जा रहे हैं कंसंट्रेशन में करो। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि चाय का समय हो गया है ना, चाय का समय हो गया है। हाँ बोलो। ये जैसे आपने कहा कि जन्म शरीर से रिलेटेड है, तो वैसे फिर सारे संबंध भी शरीर के साथ ही हुए ना। जैसे माँ बाप है, फ्रेंड्स हैं, जो भी है वो शरीर के साथ ही है। और जैसे हमारी जात पात ये सारी चीजें हैं, तो क्या वो शरीर के साथ ही हैं? हाँ, वो समझेंगे कि धर्म किसके साथ है, जाति किसके साथ है ना, और संबंध किसके साथ है, संबंध कौन पहचानता है, कौन निभाता है ना, ये सारी चीजें खुलेगी तो हमारी हर लेवल पे क्लैरिटी बनेगी। जितनी क्लैरिटी बन जाएगी उतना ही धैर्य, उतना ही रिलैक्स, उतना ही आराम में आ जाएगा। मैं ही कोई चीज कर रहा हूँ और मुझे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, इसलिए वो चीज हैंडल नहीं हो रही। तो भाव और विचार की जो अपन बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमको एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर्पस क्या है ना। तो जैसे ही ये पता चलेगा उसके ऊपर हमारा अधिकार बनता है। इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद करते हैं। हाँ जी नमस्कार। एक बार सबके लिए एक है, ये अपन कर लेना। शरीर सबके लिए, शरीर की आवश्यकता सामयिक है, सबके लिए अलग अलग है। यहाँ सबकी आवश्यकता डॉट एक है, कुछ नहीं कर सकते। इसमें समझना होता है, उसमें भोगना होता है। इसमें समझना होता है, उसमें समझना, यहाँ समझना होता है, ये तो ठीक है। उसमें भोगना, बोलना, भोगना, ठीक है। शरीर को भोगने वाला मैं ही, शरीर साधन है, भोगने वाला मैं। शरीर नहीं भोगता है कुछ भी, मैं ही भोगता हूँ। लौट के बैठ। धन्यवाद, नमस्कार। फिर